एक टाइम था जब साउथ अमेरिका और अफ्रीका मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एकदम पजल पीसेस की तरह। और ये भी सोचो कि घाना का सोना एक्चुअली ब्राजील से आया था। माइंड ब्लोइंग है ना। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट से हम आज यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को डिकोड करेंगे। ये सिर्फ आंसर्स के बारे में नहीं है, नहीं। ये एक नॉलेज का वेब बिल्ड करने के बारे में है, ताकि यूपीएससी कोई भी सरप्राइज दे आप उसके लिए तैयार रहो। तो चलो इस जियोमॉर्फोलॉजी के सफर में चलिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम, फटाफट सब्सक्राइब बटन हिट करो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो और हाँ, कमेंट करके बताओ व्हाट यू फाइंड मोस्ट फैसिनेटिंग अबाउट आवर अर्थ। चलो शुरू करते हैं। बिल्कुल, वेलकम एवरीवन। आज हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर रहे हैं। तो ये है हमारा लर्निंग मैप इस बड़े सेशन के लिए। ओके। हम 15 हाई यील्ड एमसीक्यूज कवर करेंगे। शुरुआत करेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के एविडेंसेस से, फिर रॉक्स में परमिएबिलिटी और पोरोसिटी के डिफरेंस को एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा। हम देखेंगे कि वोल्केनो से क्या-क्या निकलता है, कैसे बारिश रॉक्स को तोड़ती है और अलग-अलग टाइप्स के माउंटेन्स को क्लासिफाई करेंगे। वाओ, काफी कुछ है। और भी है। फिर हम सीज्मिक वेव्स, अर्थ पर पानी का डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे प्लैनेट की अर्ली हिस्ट्री और यहाँ तक कि पोल स्टार से नेविगेशन कैसे करते हैं, सब पर बात करेंगे। हर क्वेश्चन को हम तोड़-फोड़ के समझेंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे और किलर मेमोरी हैक्स भी शेयर करेंगे। रेडी हो? एकदम रेडी। लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन। चलिए। ओके, लेट्स अनपैक आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ये यूपीएससी सीएसई प्री 2025 से है। क्वेश्चन है, Which of the following are the evidences of the phenomena of continental drift? Hi. The belt of ancient rocks from Brazil coast matches with those from Western Africa. I. The gold deposits of Ghana are derived from the Brazil Plateau when the two continents lay side by side. Third, the Gondwana system of sediments from India is known to have its counterparts in 6 different landmasses of the southern hemisphere. Or options? A. Iron 3 only, B. Iron 2 only, C. I2 and 3, or D. 2 and 3 only. ठीक है? ब्रॉड माइक्रो थीम, एविडेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। Right. सबसे पहले कॉन्सेप्ट को ठीक से समझे हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो अल्फ्रेड वेगनर ने 20th सेंचुरी की शुरुआत में दी थी। हाँ। ये एक ब्रिलियंट आइडिया है कि सारे कॉन्टिनेंट्स कभी एक सिंगल जायंट सुपर कॉन्टिनेंट थे, जिसे उन्होंने पेंगिया कहा, यानी ऑल अर्थ। Right. फिर लाखों सालों में वो टूटकर अपनी आज की लोकेशंस पर आ गए। ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, ये एक डिटेक्टिव स्टोरी के क्लूज की तरह है। राइट। मुझे वो क्लासिक एग्जांपल बहुत पसंद है कि अगर आप वर्ल्ड मैप देखो तो साउथ अमेरिका का ईस्टर्न कोस्ट अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट में एकदम परफेक्टली फिट होता है। इसे जिग्सॉ फिट कहते हैं। एग्जैक्टली। ये सबसे इंट्यूटिव पीस ऑफ एविडेंस है। अब चलो ऑप्शंस का डीप एनालिसिस करते हैं। स्टेटमेंट आई, सर्जरी द बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक्स फ्रॉम ब्राजील कोस्ट मैचेस विद दोज फ्रॉम वेस्टर्न अफ्रीका। ये बिल्कुल सही है। मतलब सिर्फ कोस्टलाइन ही नहीं, जियोलॉजी भी मैच करती है। हाँ बिल्कुल, साइंटिस्ट ने रेडियोमेट्रिक डेटिंग यूज करके पता लगाया कि इन दोनों कोस्ट्स पर रॉक फॉर्मेशंस की एज और टाइप आइडेंटिकल है। ये ऐसा है जैसे दो पजल पीसेस ना सिर्फ फिट होते हैं बल्कि उन पर सेम पिक्चर भी बनी हुई है। वाओ। अब एक पेरिफेरल नॉलेज पॉइंट है, हाई यील्ड। इसे जियोलॉजिकल कोरिलेशन कहते हैं। जिस स्पेसिफिक रॉक बेल्ट की बात हो रही है वो लगभग 2000 मिलियन साल पुरानी है। ये वेगनर के सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में से एक था। दैट्स सॉलिड प्रूफ। अब स्टेटमेंट 2 तो और भी फैसिनेटिंग है। The gold deposits of Ghana are derived from the Brazil Plateau when the two continents lay side by side. एक कॉन्टिनेंट का सोना दूसरे में? ये कैसे काम करता है? ये एक अमेजिंग जियोलॉजिकल स्टोरी है और ये करेक्ट है। घाना में बहुत रिच गोल्ड डिपॉजिट्स हैं जिन्हें प्लेसर डिपॉजिट्स कहते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। क्या? घाना में उस गोल्ड के लिए कोई लोकल सोर्स रॉक्स नहीं है। वो रॉक्स जिनसे ये गोल्ड इरोड हुआ वो समुद्र के पार ब्राजील प्लेटो पर मिलते हैं। तो इसका एक ही एक्सप्लेनेशन हो सकता है। एक ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है कि ये डिपॉजिट्स तब बने जब कॉन्टिनेंट्स जुड़े हुए थे, फिर जमीन अलग हो गई, गोल्ड डिपॉजिट्स को साथ ले गई लेकिन सोर्स रॉक को पीछे छोड़ गई। इनक्रेडिबल। तो नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन ही एंशिएंट ज्योग्राफी का रिकॉर्ड है? बिल्कुल। और इसका पेरिफेरल नॉलेज पॉइंट ये है कि ये सिर्फ गोल्ड के बारे में नहीं है, ऐसे ही एविडेंस ब्राजील और वेस्ट अफ्रीका में डायमंड डिपॉजिट्स के साथ भी मिलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को मेटोलॉजिक प्रोविंसेस कहते हैं। Fascinating. अब स्टेटमेंट 3 के बारे में क्या? The Gondwana system of sediments from India is known to have its counterparts in 6 different land masses of the southern hemisphere. ये भी करेक्ट है और थ्योरी का एक कॉर्नरस्टोन है। गोंडवाना सिस्टम एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स को रेफर करता है। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है टिलाइट डिपॉजिट्स। Delight. टिलाइट एक सेडिमेंट्री रॉक है जो ग्लेशियल डिपॉजिट्स से बनता है। अब ये गोंडवाना टिलाइट्स इंडिया में मिलते हैं, लेकिन सेम डिपॉजिट्स अफ्रीका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, मैडागास्कर और साउथ अमेरिका में भी मिलते हैं। मतलब इन सब जगहों पर ग्लेशियर्स थे। एग्जैक्टली। इन सभी जगहों पर जो आज ट्रॉपिकल है, ग्लेशियर्स का होना तभी पॉसिबल है जब वो सब एक साथ साउथ पोल के ऊपर एक सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा थे, गोंडवाना लैंड। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। हाँ। राइट वर्सेस रॉन्ग एनालिसिस। ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर पावरफुल, कंपेलिंग पीसेस ऑफ एविडेंस फॉर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। इसलिए ऑप्शन सी, I, 2 and 3 सही आंसर है। ऑप्शंस A, B और D इनकम्प्लीट है। समझ गई। इसके लिए कोई मेमोरी ट्रिक है? बिल्कुल, मेमोरी हैक। बस 3 G याद रखो, जिक्सो, गोल्ड एंड गोंडवाना। जिक्सो फेट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, गोल्ड कनेक्शन बिटवीन घाना एंड ब्राजील और ग्लेशियल एविडेंस फ्रॉम गोंडवाना रॉक्स। जिक्सो, गोल्ड एंड गोंडवाना। परफेक्ट। तो इन शॉर्ट तीनों ऑप्शंस, रॉक्स का मैच, गोल्ड का कनेक्शन और गोंडवाना सेडिमेंट्स
कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को पावरली सपोर्ट करते हैं। एक सेकंड सोचो और इन 3 जी को रिकॉल करो। परफेक्ट। तो हमने देखा कि कॉन्टिनेंट्स कैसे मूव करते हैं, लेकिन अब थोड़ा जूम इन करते हैं। उनके रॉक्स पानी के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये हमें अगले क्वेश्चन पर ले जाता है यूपीएससी सीएसई प्रेव 2005 से। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। in the context of effect of water on rocks, chalk is known as a very permeable rock, whereas clay is known as quite an impermeable or least permeable rock. Chalk is porous and hence can absorb water. Clay is not at all porous. और ऑप्शंस हैं कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है और क्या वो एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ब्रॉड माइक्रो थीम, पोरोसिटी वर्सेस परमिएबिलिटी। ओके, ये एक सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलो इसे ब्रेक डाउन करते हैं। हाँ प्लीज। पोरोसिटी मतलब स्टोरेज स्पेस। ये एक रॉक के वॉल्यूम का वो परसेंटेज है जो खाली जगह या पोर्स है। इसे ऐसे सोचो कि एक रॉक में पानी रखने के लिए कितने रूम्स हैं। ओके, रूम्स। और परमेबिलिटी कनेक्टिविटी के बारे में है। ये इस बात का मेजर है कि वो पोर्स कितने अच्छे से कनेक्टेड हैं जिससे पानी रॉक के थ्रू आसानी से फ्लो कर सके। इसे ऐसे सोचो कि उन रूम्स के बीच के दरवाजे खुले हैं या नहीं। अच्छा, ग्रेट एनालॉजी। तो एक स्पंज में बहुत सारे होल्स होते हैं, मतलब हाई पोरोसिटी, और पानी आसानी से उससे निकल जाता है, मतलब हाई परमिएबिलिटी। बिल्कुल। लेकिन एक ईंट में शायद छोटे छोटे पोर्स हों तो उसमें पोरोसिटी है पर पानी आसानी से पास नहीं होता, यानी लो परमिएबिलिटी। प्रिसाइजली। अब चलो डीप ऑप्शन एनालिसिस करते हैं। स्टेटमेंट, आई सर्जरी, chalk is known as a very permeable rock whereas clay is known as quite an impermeable or least permeable rock. ये करेक्ट है? क्यों? चॉक में बड़े वेल कनेक्टेड पोर्स होते हैं, इसलिए पानी उससे आसानी से गुजर जाता है, हाईली परमिएबल। दूसरी तरफ क्ले बहुत फाइन, फ्लैट, टाइटली पैक्ड पार्टिकल से बना होता है। पानी के लिए रास्ते बहुत छोटे और टेढ़े मेढ़े होते हैं, इसलिए ये लीस्ट परमिएबल मटेरियल्स में से एक है। मेक सेंस। और स्टेटमेंट 2, chalk is porous and hence can absorb water. ये भी करेक्ट है। चॉक सिर्फ परमिएबल ही नहीं बल्कि उसकी परमिएबिलिटी इस फैक्ट से आती है कि वो हाईली पोरस भी है। उसमें वॉइड स्पेस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है जिससे वो बहुत सारा पानी होल्ड और एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए गीला होने पर वो आसानी से टूट जाता है। ओके, तो आई और 2 दोनों करेक्ट है। तो फिर स्टेटमेंट 3 के बारे में क्या? क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस। ये तो लॉजिकल लगता है कि अगर इम्परमेबल है तो उसमें पोर्स नहीं होंगे, और वही तो ट्रैप है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है और यही इस क्वेश्चन की है। अच्छा, स्टेटमेंट 3, सर्जरी, क्ले एक्चुअली सबसे पोरस मटेरियल्स में से एक है। उसकी पोरोसिटी 40-50% तक हो सकती है, लेकिन और ये क्रूशियल पार्ट है, उसके पोर्स माइक्रोस्कोपिकली छोटे होते हैं और वेल कनेक्टेड नहीं होते, तो वो पानी होल्ड तो कर सकता है। हाँ, वो बहुत सारा पानी होल्ड कर सकता है, हाई पोरोसिटी, लेकिन उसे पास नहीं होने देता, लो परमिएबिलिटी। नॉट एट ऑल पोरस एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है और फैक्चुअली गलत है। समझ गई। तो आई और आई करेक्ट हैं पर 3 इनकरेक्ट हैं। बिल्कुल। राइट वर्सेस रॉन्ग। स्टेटमेंट्स आई एंड आई आर करेक्ट बट 3 इज इनकरेक्ट। इससे हम ऑप्शन सी पर पहुंचते हैं। और एक पेरिफेरल नॉलेज पॉइंट, ये कॉन्सेप्ट ग्राउंड वाटर को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे परमिएबल और पोरस रॉक्स जैसे सैंडस्टोन और लाइमस्टोन एक्विफर्स बनाते हैं। ये अंडरग्राउंड लेयर्स हैं जो पानी होल्ड और ट्रांसमिट करते हैं, और इम्परमिएबल रॉक्स जैसे क्ले या शेल एक्विटार्ड्स या एक्विक्लूड्स बनाते हैं जो पानी के फ्लो के लिए बैरियर्स का काम करते हैं। ब्रिलियंट डिस्टिंक्शन। तो रूम्स और डॉल्स वाली मेमोरी हैक इसके लिए परफेक्ट है। यस, मेमोरी हैक। पोरस का मतलब होटल में कितने रूम्स हैं, परमिएबल का मतलब क्या रूम्स के बीच के दरवाजे खुले हैं। क्ले एक ऐसा होटल है जिसमें लाखों छोटे छोटे रूम्स हैं, हाई पोरोसिटी, लेकिन सारे दरवाजे बंद हैं, लो परमिएबिलिटी। वाओ, ये कभी नहीं बोलेगा। इन शॉर्ट, चॉक पोरस और परमिएबल दोनों है। क्ले हाईली पोरस है लेकिन परमिएबल नहीं है। स्टेटमेंट 3 क्लासिक यूपीएससी ट्रैप था। वोल्केनोस हमेशा से इतने ड्रामेटिक और पावरफुल। चलो देखते हैं यूपीएससी ने 2024 में इनके बारे में क्या पूछा। Consider the following: 1. Pyroclastic debris. 2. Ash and dust. 3. Nitrogen compounds. 4. Sulfur compounds. How many of the above are products of volcanic eruptions? A. Only 1. B. Only 2. C. Only 3. D. All 4. ठीक है। ब्रॉड माइक्रो थीम, वोल्केनिक एजेक्टा। पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट चेक। जब एक वोल्केनो फटता है तो सिर्फ लावा की नदी नहीं बहती। राइट। ये एक आक्रामक विस्फोट होता है जो बहुत सारा मटेरियल बाहर फेंकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इस सब को मिलाकर वोल्केनिक एजेक्टा या टेफ्रा कहते हैं। राइट। तो चलो इन आइटम्स को ब्रेक डाउन करते हैं। पायरोक्लास्टिक डेब्री, ऐश और डस्ट, ये सब सॉलिड चीजें लग रही हैं। एग्जैक्टली। आइटम 1 और 2, सर्जरी। पायरोक्लास्टिक डेब्री एक जनरल टर्म है वोल्केनो से निकले किसी भी सॉलिड फ्रैगमेंट के लिए। इसमें बड़े वोल्केनिक बॉम्ब्स और छोटे रॉक फ्रैगमेंट शामिल हैं। ऐश और डस्ट बस इसके बहुत फाइन वर्जन्स हैं। तो ये डेफिनेटली इरप्शन के प्रोडक्ट्स हैं। बिल्कुल करेक्ट। और गैसेस का क्या? नाइट्रोजन और सल्फर कंपाउंड्स। मुझे वोल्केनो से हमेशा वो सड़े अंडे वाली स्मेल याद आती है जो सल्फर होती है, राइट? बिल्कुल सही पकड़ा। आइटम 3 और 4, सर्जरी। वोल्केनोज एटमॉस्फेरिक गैसेस के मैसिव सोर्सेज हैं।
सबसे ज्यादा गैस एक्चुअली वाटर वेपर H2O होती है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अच्छा। लेकिन वो सिग्निफिकेंट अमाउंट्स में सल्फर कंपाउंड्स जैसे SO2 और H2S, वही सड़े अंडे वाली स्मेल, और नाइट्रोजन कंपाउंड्स भी रिलीज करते हैं। तो ये दोनों भी करेक्ट है, इसका मतलब चारों ही करेक्ट है। हाँ। राइट वर्सेस रॉन्ग, चारों आइटम्स वॉल्केनिक इरप्शन के कॉमन प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए आंसर है डी, ऑल 4। अब यहाँ एक चीज नोट करो, क्वेश्चन ने पूछा है हाउ मेनी, विच वन नहीं। हाँ, ये नया पैटर्न है। ये यूपीएससी का कॉमन पैटर्न बन गया है। आपको हर एक ऑप्शन को इवैल्यूएट करना पड़ता है। अगर आप सॉलिड्स 1 एंड 2 और गैसेस 4 के बारे में श्योर हो तो आप ऑलरेडी ओनली 3 पर हो। थोड़ी सी नाइट्रोजन की नॉलेज आपको ऑल 4 तक ले जाती है। दैट्स अ ग्रेट टिप। इस पर कोई इंटरेस्टिंग पेरिफेरल नॉलेज, आपने पॉम्पेई का जिक्र किया था। यस, लेट्स ऐड सम डिटेल देयर। पेरिफेरल नॉलेज हाई यील्ड। कई इरप्शंस का सबसे खतरनाक हिस्सा लावा नहीं होता, वो होता है पायरोक्लास्टिक फ्लो। वो क्या होता है? ये गैस, ऐश और रॉक फ्रैगमेंट्स का एक सुपर हॉट 1000 डिग्री सेल्सियस तक बहुत तेज सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटा बादल होता है। एक आग का अनस्टॉपेबल एवलांच। ओह माय गॉड। एंशिएंट रोमन सिटी ऑफ पॉम्पे ऐसी ही एक फ्लो से माउंट वेसुवियस से 79 AD में दफन हो गई थी। वो इतना तेज था कि लोग वक्त में जम गए और उनके कास्ट्स आज भी दिखते हैं। चिलिंग। तो इन 4 प्रोडक्ट्स के लिए कोई मेमोरी हैक? सोचो कि वॉल्केनो अर्थ की किचन का एक गुस्से वाला शेफ है। वो सब कुछ बाहर फेंक रहा है, बड़े पत्थर के टुकड़े पायरोक्लास्टिक्स, मैदा, ऐश और बहुत बदबूदार मसाले सल्फर एंड नाइट्रोजन कंपाउंड्स। ये अच्छा है। तो सम अप, वॉल्केनो से सॉलिड्स जैसे पायरोक्लास्टिक्स और ऐश और गैसेस जैसे सल्फर और नाइट्रोजन कंपाउंड्स सब कुछ निकलता है। ऑल 4 आर करेक्ट। चलो, वॉल्केनोज के ड्रामेटिक क्रिएशन से अब देखते हैं कि रॉक्स धीरे धीरे कैसे टूटते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी सीएसई प्री 2024 से है। Statement I. Rainfall is one of the reasons for weathering of rocks. Statement I. Rainwater contains carbon dioxide in solution. Statement 3. Rainwater contains atmospheric oxygen. Statement 3. Question पूछ रहा है कि कौन से statements correct हैं और उनका आपस में क्या relation है। ठीक है? Broad micro theme chemical weathering. पहले concept weathering का मतलब है rocks का in situ यानी अपनी जगह पर टूटना फूटना। ये erosion नहीं है, erosion में movement होता है। ओके। इसके 3 टाइप्स हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। ये क्वेश्चन केमिकल वेदरिंग पर फोकस कर रहा है। ओके, लेट्स एनालाइज द स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट आई तो काफी बेसिक लग रहा है। रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजंस फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स। हाँ, स्टेटमेंट आई सही? करेक्ट है। रेनफॉल केमिकल वेदरिंग का एक मेजर एजेंट है। पानी खुद भी कुछ मिनरल्स को डिसॉल्व कर सकता है। इस प्रोसेस को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। लेकिन बारिश का पानी रेयरली प्योर होता है, जिससे हम स्टेटमेंट 2 पर आते हैं। रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सोल्यूशन। क्या ये सच है? स्टेटमेंट सही। हाँ, ये भी करेक्ट है और यही की है। जब बारिश हवा से गुजरती है तो वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को डिसॉल्व कर लेती है। इससे एक वीक एसिड बनता है, कार्बोनिक एसिड H2CO3। अच्छा, इसलिए नॉर्मल रेन भी एसिडिक होती है? हाँ, इसीलिए अनपोल्यूटेड रेन भी नेचुरली थोड़ी एसिडिक होती है, जिसका pH लगभग 5.6 होता है। ये एक नेचुरल एसिड रेन है। इंटरेस्टिंग। और स्टेटमेंट 3, रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। स्टेटमेंट 3 सर्जरी। करेक्ट अगेन। बारिश की बूंदों में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन भी डिसॉल्व हो जाती है। आप सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एक्सप्लेनेशन, लॉजिक। क्या स्टेटमेंट्स 2 और 3 स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन करते हैं? करते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। क्योंकि रेन वाटर सिर्फ H2O नहीं है, बल्कि एक वीक केमिकल कॉकटेल है जिसमें कार्बोनिक एसिड और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होते हैं। इसीलिए वो रॉक्स के मिनरल्स पर अटैक करके उन्हें तोड़ सकता है। कार्बोनिक एसिड से कार्बोनेशन होता है और ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब है सही है, बिल्कुल। राइट वर्सेस रॉन्ग, इसलिए स्टेटमेंट्स 2 और 3 करेक्ट हैं और वो स्टेटमेंट आई का सही एक्सप्लेनेशन देते हैं। इससे ऑप्शन ए सही आंसर बन जाता है। इन रिएक्शंस के कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स दे सकते हैं? मतलब हम ये होते हुए कहाँ देख सकते हैं? जरूर। पेरिफेरल नॉलेज हाई यील्ड। कार्बोनेशन लाइमस्टोन पर बहुत इफेक्टिव होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। इस प्रोसेस से पूरे लैंडस्केप्स बनते हैं जिन्हें कार्स्ट टोपोग्राफी कहते हैं, जैसे केव्स, स्टैलेक्टाइट्स, स्टैलेग्माइट्स और सिंक होल्स। और ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन आयरन रिच रॉक्स के साथ होता है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन से आयरन में जंग लग जाता है, जिससे रॉक्स लाल या भूरे रंग के हो जाते हैं। ये हम लाल मिट्टी में हर वक्त देखते हैं। ग्रेट। चलो एक मेमोरी हैक हो जाए। रेन को एक केमिकल कॉकटेल की तरह सोचो। ये H2O प्लस CO2 प्लस O2 का मिक्स है। ये कॉकटेल वक्त के साथ सॉलिड रॉक्स को डिसॉल्व कर देता है। परफेक्ट। तो रेनफॉल वेदरिंग इसलिए करती है क्योंकि वो सिर्फ पानी नहीं है, उसमें डिसॉल्व्ड CO2 और O2 होते हैं, जिससे वो एक वीक केमिकली रिएक्टिव सोल्यूशन बन जाता है। ओके, नेक्स्ट एक मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। ये थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं। यूपीएससी सीएसई प्री 2024 से। 1 सेंट्रल एशिया वोस्जेस फोल्ड माउंटेन। 2 यूरोप एल्प्स ब्लॉक माउंटेन। 3 नॉर्थ अमेरिका एपलाचियंस फोल्ड माउंटेन। 4 साउथ अमेरिका एंडीज फोल्ड माउंटेन। How many of the above rows is the given information correctly matched? A only 1, B only 2, C only 3, D all 4। ठीक है। Broad micro theme types of mountains.
एंड देयर लोकेशन। पहले कोर कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। हाँ। ये तब बनते हैं जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं। भयंकर प्रेशर से रॉक लेयर्स स्क्वीज होकर फोल्ड हो जाती हैं, जैसे एक कारपेट को सिकोड़ दो। एग्जाम्पल्स है हिमालयस और एल्प्स। और ब्लॉक माउंटेन्स। ये फॉल्टिंग से बनते हैं, जब दो फॉल्ट्स के बीच का एक ब्लॉक ऊपर या नीचे चला जाता है। ऊपर उठे हुए ब्लॉक को हॉर्स्ट और नीचे धसे हुए ब्लॉक को ग्राबेन कहते हैं। ओके, अब ये क्लियर है। चलो रोज को एक एक करके चेक करते हैं। रो 1, सेंट्रल एशिया, वॉजिज, फोल्ड माउंटेन। रो 1 सर्जरी, ये दो चीजों में गलत है। पहला, वॉजिज माउंटेन्स यूरोप में है, स्पेसिफिकली फ्रांस, सेंट्रल एशिया में नहीं। दूसरा, वो ब्लॉक माउंटेन्स एक हॉर्स्ट का क्लासिक एग्जाम्पल है, फोल्ड माउंटेन्स नहीं, तो ये रो पूरी तरह गलत है। ऑलराइट, रो 2, यूरोप, एल्प्स, ब्लॉक माउंटेन। रो 2 सर्जरी, ये भी गलत है। लोकेशन सही है, एल्प्स यूरोप में है, लेकिन वो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं जो अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट्स के टकराने से बने हैं। वो बिल्कुल भी ब्लॉक माउंटेन्स नहीं है, तो ये रो भी गलत। दो गलत हो गए। चलो रो 3 चेक करते हैं। नॉर्थ अमेरिका, एपेलेशियंस, फोल्ड माउंटेन। Row 3 Surgery. ये वाला सही है। एपेलेशियंस नॉर्थ अमेरिका में है और वो बहुत पुराने फोल्ड माउंटेन्स हैं। लाखों सालों में इरोड होने की वजह से वो हिमालयस जैसे ऊंचे या रगड नहीं है। यहाँ लोकेशन और टाइप दोनों सही मैच किए गए हैं। फाइनली और Row 4 South America, Andes, Fold Mountain, Row 4 Surgery, ये वाला भी सही है। एंडीज साउथ अमेरिका में है, पूरे वेस्टर्न कोस्ट पर। ये दुनिया की सबसे लंबी और सबसे यंग फोल्ड माउंटेन रेंजेस में से एक है, जो नास्का प्लेट के साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे सबडक्ट होने से बनी है। तो दो रोज सही हैं। हाँ। राइट वर्सेस रॉन्ग एनालिसिस। रोज 3 और 4 करेक्ट हैं, जबकि रोज 1 और 2 इनकरेक्ट हैं। क्वेश्चन ने पूछा है हाउ मेनी रोज आर करेक्ट, जवाब है 2। तो ऑप्शन बी ओनली 2 सही चॉइस है। इसमें कोई पेरिफेरल नॉलेज? हाँ, यूरोप में राइन वैली एक फेमस ग्रैबन है जो दो हॉर्स्ट्स के बीच में है। एक तरफ वॉसगेज माउंटेन्स और दूसरी तरफ ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स, जर्मनी में। ये ब्लॉक माउंटेन लैंडस्केप का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। और मेजर फोल्ड माउंटेन्स को याद रखने के लिए कोई मेमोरी हैक? मेजर फोल्ड माउंटेन्स के लिए बस एक्रोनिम HARRA याद रखो। हिमालयाज, एल्प्स, रॉकीज, एंडीज, ये सब यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। और याद रखो कि एपेलेशियंस इनके ओल्ड कजन्स हैं। HARRA, गुड वन। इस मैचिंग क्वेश्चन में सिर्फ 2 पेयर्स सही थे, एपेलेशियंस और एंडीज। लोकेशन और टाइप दोनों चेक करना जरूरी है। अब अफ्रीकन ज्योग्राफी पर आते हैं। एक मैप बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी CSE प्री 2023 से। ओके। Which one of the following is a part of the Congo basin? A कैमरून, B नाइजीरिया, C साउथ सुडान, D युगांडा। ठीक है। ब्रॉड माइक्रो थीम, मेजर रिवर बेसिन्स ऑफ द वर्ल्ड। पहले कॉन्सेप्ट, एक रिवर बेसिन वो पूरा लैंड एरिया होता है जिसे एक रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज ड्रेन करती हैं, एक बड़े फनल की तरह। ओके। कॉन्गो बेसिन सेंट्रल अफ्रीका में एक बहुत बड़ा रीजन है और यहाँ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है अमेज़न के बाद। तो इनमें से कौन सा देश उस बड़े फनल में आता है? चलो डीप ऑप्शन एनालिसिस करते हैं। ऑप्शन ए सर्जरी, कैमरून। ये सही आंसर है। कॉन्गो बेसिन 6 देशों में फैला हुआ है और कैमरून उनमें से एक है। अच्छा, वो 6 देश कौन से हैं? ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाँ, पेरिफेरल नॉलेज हाई यील्ड। वो 6 देश हैं कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक CAR, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो DRC, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी और गैबोन। ओके, तो बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। नाइजीरिया, साउथ सुडान और युगांडा गलत क्यों हैं? ऑप्शन बी सर्जरी। नाइजीरिया वेस्ट अफ्रीका में है, ये कॉन्गो बेसिन के वेस्ट में है और नाइजर रिवर बेसिन का हिस्सा है, कॉन्गो का नहीं। ठीक है, ऑप्शन सी सर्जरी। साउथ सुडान ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका में है, ये बेसिन के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है और मूल रूप से नाइल रिवर बेसिन का हिस्सा है। ऑप्शन डी सर्जरी। युगांडा ईस्ट अफ्रीका में है और ये नाइल का सोर्स होने के लिए फेमस है, ये भी कॉन्गो बेसिन का हिस्सा नहीं है। तो ये क्लियर मैप बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल राइट वर्सेस रॉन्ग। दिए गए ऑप्शंस में से सिर्फ कैमरून ही कॉन्गो बेसिन का हिस्सा है। उन 6 देशों को याद करने के लिए कोई ट्रिक है? हाँ, थोड़ी क्रिएटिव है पर काम करेगी। मेमोरी हैक। सोचो एक कार है जो 2 कॉन्गोज DRC और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से गुजर रही है। कार के अंदर 2 गाइज गैबोन, इक्वेटोरियल गिनी एक CAM कैमरा से पिक्चर ले रहे हैं। तो कार 2 कॉन्गोज 2 गाइज 1 कैमरा। हाँ, ये तो जरूर याद रहेगा। द कॉन्गो बेसिन सेंट्रल अफ्रीका में है और दिए गए ऑप्शंस में से सिर्फ कैमरून इसका हिस्सा है। यहाँ मैप वर्क की है। अगला क्वेश्चन हमारे एटमॉस्फेयर से जुड़ा एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है यूपीएससी CSE प्री 2023 से। With reference to the Earth's atmosphere, which one of the following statements is correct? A. The total amount of insolation received at the equator is roughly about 10 times of that received at the poles. B. Infrared rays constitute roughly 2/3 of insolation. C. Infrared waves are largely absorbed by water vapor that is concentrated in the lower atmosphere. D. Infrared waves are a part of visible spectrum of electromagnetic radiations. ठीक है? Broad micro theme, insolation and the greenhouse effect. यहाँ की कॉन्सेप्ट है इनकमिंग सोलर रेडिएशन और आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में फर्क करना। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। इंसोलेशन का मतलब है इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ये सन से आने वाली एनर्जी है जो शॉर्ट वेव रेडिएशन, UV, विजिबल लाइट, नियर इंफ्रारेड के फॉर्म में आती है। ओके। जब अर्थ इसे एब्सॉर्ब करती है
तो वो गर्म होकर अपनी एनर्जी स्पेस में रेडिएट करती है। ये है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो कि लॉन्ग वेव रेडिएशन यानी मेनली इंफ्रारेड वेव्स होती हैं। ओके, अब कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो ऑप्शंस टेस्ट करते हैं। ऑप्शन ए, क्या इक्वेटर को सच में 10 गुना ज्यादा एनर्जी मिलती है? ऑप्शन ए, सर्जरी। ये गलत है। इक्वेटर पर डायरेक्ट सनलाइट के कारण पोल से ज्यादा इंसुलेशन मिलती है, लेकिन 10 गुना बहुत बड़ी बात है। फर्क 2.5 से 3 गुना ज्यादा है, 10 नहीं। यूपीएससी अक्सर गलत ऑप्शंस बनाने के लिए एक्सट्रीम नंबर्स यूज करता है। अच्छा, और ऑप्शन बी, क्या इंफ्रारेड रेज इंसुलेशन का 2/3 हिस्सा है? ऑप्शन बी, सर्जरी। ये भी गलत है। इंसुलेशन एक स्पेक्ट्रम है, लगभग 49-50% विजिबल लाइट है और एक बड़ा हिस्सा यूवी है। इंफ्रारेड इसका हिस्सा है, लेकिन 2/3 नहीं। लेट्स चेक ऑप्शन सी। Infrared waves are largely absorbed by water vapor that is concentrated in the lower atmosphere. ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसा लग रहा है। ऑप्शन सी, सर्जरी। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अर्थ के सरफेस से निकली लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को ग्रीन हाउस गैसेज, मुख्य रूप से वाटर वेपर, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे हीट ट्रैप हो जाती है। हाँ, इससे ही ट्रैप होती है और हमारा प्लैनेट गर्म रहता है। और क्योंकि ज्यादातर वाटर वेपर लोअर एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फेयर में होता है, इसलिए ज्यादा अब्जॉर्प्शन वहीं होता है। यही ग्रीन हाउस इफेक्ट है। और आखिर में ऑप्शन डी, क्या इंफ्रारेड वेव्स विजिबल है? ऑप्शन डी, सर्जरी। गलत। इंफ्रारेड रेडिएशन की वेवलेंथ विजिबल लाइट से ज्यादा होती है और ये ह्यूमन आई को नहीं दिखती। ये स्पेक्ट्रम में रेड के ठीक नीचे आती है, इसलिए इसे इंफ्रारेड कहते हैं। टीवी रिमोट सोचो, वो इंफ्रारेड बीम यूज करता है जिसे आप देख नहीं सकते। तो सी ही सही है। हाँ, राइट वर्सेस रॉन्ग। ए, बी और डी फैक्चुअली गलत है। सी एक फंडामेंटल एटमॉस्फेरिक प्रोसेस को आराम से डिस्क्राइब करता है। इसके लिए एक मेमोरी हैक है। बताइए। ये सिंपल फ्लो याद रखो। सन शॉर्ट वेव्स अंदर भेजता है, अर्थ लॉन्ग वेव्स यानी इंफ्रारेड बाहर भेजती है, वाटर वेपर इन लॉन्ग वेव्स को खाना पसंद करता है। हाँ, ये अच्छा है। द की टेक अवे इज दैट लोअर एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन का एक पोटेंट अब्जॉर्बर है, जो अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए क्रूशियल है। अर्थक्वेक्स, पी वेव्स वर्सेस एस वेव्स पर एक क्लासिक क्वेश्चन यूपीएससी सीएसई प्री 2023 से। हाँ, Consider the following statements. 1. In a seismograph, P waves are recorded earlier than S waves. 2. In P waves, the individual particles vibrate to and fro in the direction of wave propagation, whereas in S waves, the particles vibrate up and down at right angles to the direction of wave propagation. कौन से statements सही हैं? ठीक है। Broad micro theme, properties of seismic waves. पहला concept, earthquakes energy release करते हैं seismic waves के form में। दो मेन टाइप्स जो अर्थ के इंटीरियर से ट्रैवल करते हैं वो है पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स, और एस वेव्स, सेकेंडरी वेव्स। ओके, चलो स्टेटमेंट 1 देखते हैं। इन अ साइज्मोग्राफ, पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस वेव्स। ये उनकी स्पीड के बारे में है। स्टेटमेंट 1 सही है, बिल्कुल करेक्ट। पी वेव्स में पी का मतलब प्राइमरी है, वो सबसे फास्ट साइज्मिक वेव्स हैं। एस वेव से लगभग डबल स्पीड पर चलती हैं, इसलिए वो साइज्मोग्राफ पर सबसे पहले पहुंचती हैं और रिकॉर्ड होती हैं। और स्टेटमेंट 2 जो उनके मोशन को डिस्क्राइब करता है, ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। स्टेटमेंट 2 सर्जरी, ये भी करेक्ट है, ये उनके मोशन को परफेक्टली डिस्क्राइब करता है। पी वेव्स लॉन्गिट्यूडनल या कंप्रेशनल वेव्स हैं। पार्टिकल्स वेव की डायरेक्शन के पैरेलल आगे पीछे वाइब्रेट करते हैं, जैसे एक स्प्रिंग को पुश पुल करें। एग्जैक्टली, पुश पुल। एस वेव्स ट्रांसवर्स या शेयर वेव्स हैं। पार्टिकल्स वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर यानी राइट एंगल पर ऊपर नीचे या साइड टू साइड वाइब्रेट करते हैं, जैसे एक रस्सी को ऊपर नीचे हिलाना। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। हाँ, राइट वर्सेस रॉन्ग, दोनों स्टेटमेंट्स पी और एस वेव्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को आराम से डिस्क्राइब करते हैं, इसलिए आंसर है सी, बोथ 1 and 2। बहुत क्लियर एक्सप्लेनेशन है। तो क्या इस पी और एस वेव स्टोरी में कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो हमें अपने प्लैनेट को समझने में मदद करे? हाँ, और ये सबसे अमेजिंग पार्ट है। पेरीफेरल नॉलेज, हाई यील्ड। पी वेव सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस तीनों से ट्रैवल कर सकती हैं, लेकिन एस वेव्स सिर्फ सॉलिड से ट्रैवल कर सकती हैं, वो लिक्विड्स से पास नहीं हो सकती। अच्छा, इसी से हमने डिस्कवर किया कि अर्थ का आउटर कोर लिक्विड है। एक अर्थक्वेक से आने वाली एस वेव्स आउटर कोर से ब्लॉक हो जाती हैं, जिससे अर्थ के दूसरी तरफ एक एस वेव शैडो जोन बनता है। ये डिस्कवरी अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने में एक ब्रेक थ्रू थी। वाओ, दैट इज अ फैंटास्टिक पॉइंट। ये सब कैसे याद रखें? सब कुछ लेटर्स में है, याद रखो। P फॉर प्राइमरी, प्रेशर एंड पैरेलल, और S फॉर सेकेंडरी, शेयर एंड साइड टू साइड जो परपेंडिकुलर है। P फॉर पैरेलल, S फॉर साइड टू साइड। परफेक्ट। P वेव्स फास्ट एंड पैरेलल है, S वेव्स स्लो एंड परपेंडिकुलर है। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। पानी हम जानते हैं कि लाइफ के लिए जरूरी है, लेकिन ये है कहाँ? एक क्वेश्चन यूपीएससी सीएससी प्री 2021 से। With reference to the water on planet Earth, consider the following statements. 1. The amount of water in the rivers and lakes is more than the amount of groundwater. 2. The amount of water in polar ice caps and glaciers is more than the amount of groundwater. कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, ब्रॉड माइक्रो थीम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ। यहाँ की कॉन्सेप्ट यह है कि अर्थ ब्लू प्लैनेट है, पर उस पानी का 97% से ज्यादा सैलाइन ओशन वाटर है।
हम सिर्फ उस 3% फ्रेश वाटर की बात करें राइट। और इस फ्रेश वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सरप्राइजिंग है। चलो पहला स्टेटमेंट चेक करते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर्स एंड लेक्स इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। ये आमतौर पर हकता है, हम नदियां और झीलें तो देखते ही हैं। स्टेटमेंट 1 सर्जरी। ये एक क्लासिक मिसकंसेप्शन है और ये गलत है। अर्थ के सारे फ्रेश वाटर का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 30.1%, जमीन के नीचे ग्राउंड वाटर के रूप में स्टोर है। और नदियां और झीलें? दुनिया की सारी नदियां और झीलें मिलाकर भी सिर्फ सरफेस वाटर का लगभग 1.2% बनाती हैं, जो खुद टोटल का एक छोटा सा फ्रैक्शन है। तो ग्राउंड वाटर नदियों और झीलों से कहीं ज्यादा है। वाओ, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। तो जो पानी हम देखते हैं वो तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। वैसे स्टेटमेंट 2, द अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। स्टेटमेंट 2 सर्जरी। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अर्थ पर फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा रिजर्वोयर आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में जमा हुआ है। ये सारे फ्रेश वाटर का लगभग 68.7% है। और ग्राउंड वाटर 30.1% था। हाँ, तो आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में क्लियरली बहुत ज्यादा पानी है। तो 2 सही है। बिल्कुल, राइट वर्सेस रॉन्ग। स्टेटमेंट 1 गलत है और स्टेटमेंट 2 सही है। इसका मतलब आंसर है B, 2 ओनली। इसके लिए एक पेरिफेरल नॉलेज पॉइंट। ये ऑर्डर याद रखना बहुत जरूरी है। कौन सा ऑर्डर? फ्रेश वाटर सोर्सेस का ऑर्डर, सबसे ज्यादा से सबसे कम। ग्लेशियर्स, आइस कैप्स 68.7%, ग्राउंड वाटर 30.1%, बाकी सब लेक्स, रिवर्स, सॉइल मॉइस्चर एटसेट्रा मिलाकर 1.2%। ये ऑर्डर तो बहुत हेल्पफुल है। इसके लिए कोई मेमोरी हैक है? जरूर, मेमोरी हैक। अर्थ के सारे फ्रेश वाटर को एक पाई की तरह सोचो। पाई का सबसे बड़ा टुकड़ा, एक मैसिव 69% स्लाइस आइसक्रीम का है, ग्लेशियर्स, आइस कैप्स। दूसरा सबसे बड़ा टुकड़ा 30% स्लाइस ग्राउंड में दबा है, ग्राउंड वाटर। बाकी सब नदियां, झीलें, बस छोटे छोटी टॉपिंग्स हैं। हाँ, ब्रिलियंट। अर्थ का ज्यादातर फ्रेश वाटर बर्फ में बंद है, उसके बाद ग्राउंड वाटर में, नदियों और झीलों के कंपैरिजन में बहुत कम है। चलो वक्त में पीछे चलते हैं। अर्थ के बचपन की कहानी, यूपीएससी सीएसई प्री 2018 से। Consider the following statements. 1. The Earth's magnetic field has reversed every few 100,000 years. 2. When the Earth was created, there was 54% oxygen and no carbon dioxide. 3. When living organisms originated, they modified the early atmosphere of the Earth. कौन से statements सही हैं? ठीक है? Broad micro theme. Evolution of Earth's geosphere and atmosphere. चलो इन statements को एक-एक करके analyze करते हैं। The Earth's magnetic field has reversed every few 100,000 years. मैग्नेटिक पोल्स का पलटना साइंस फिक्शन जैसा लगता है। स्टेटमेंट 1 सची। सुनने में अजीब लगता है पर यह सच है, यह करेक्ट है। पैलियोमैग्नेटिज्म की स्टडी, यानी पुराने रॉक्स, खासकर समुद्र तल पर, में प्रिजर्व्ड मैग्नेटिक रिकॉर्ड दिखाती है कि अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स कई बार पलट चुके हैं। नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाता है और वाइस वर्सा। वाओ! इसे जियोमैग्नेटिक रिवर्सल कहते हैं। ये कोई रेगुलर साइकिल नहीं है, पर होता है। फैसिनेटिंग। अब स्टेटमेंट 2, व्हेन द अर्थ वाज क्रिएटेड देयर वाज 54% ऑक्सीजन एंड नो कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो बहुत स्पेसिफिक है और ये पूरी तरह गलत है। स्टेटमेंट 2 सर्जरी। ये कई मामलों में गलत है। जब अर्थ पहली बार बनी थी, उसके शुरुआती एटमॉस्फेयर में फ्री ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी, 0। तो क्या था? वो एक रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था जो वॉल्केनिक इरप्शन से निकली गैसेस से बना था। इस प्रोसेस को डीगैसिंग कहते हैं। ये गैसेस थी वाटर वेपर, नाइट्रोजन, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया। 54% ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर के लिए सोचना भी गलत है, जिसमें वो थी ही नहीं। That's a huge factual error. और statement 3, when living organisms originated, they modified the early atmosphere of the earth. Statement 3 surgery. ये बिल्कुल करेक्ट है। ये हमारे प्लैनेट की सबसे अद्भुत कहानियों में से एक है। लगभग 2.4 बिलियन साल पहले साइनोबैक्टीरिया नाम के छोटे ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए। वो फोटोसिंथेसिस के पायनियर्स थे। अच्छा, वो एटमॉस्फेयर से CO2 लेते थे और ऑक्सीजन को वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में रिलीज करते थे। इस इवेंट को ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट कहते हैं और इसने धीरे धीरे अर्थ के एटमॉस्फेयर को पूरी तरह बदलकर ऑक्सीजन रिच बना दिया, जिसमें हम सांस लेते हैं। तो 1 और 3 सही हैं। हाँ, राइट वर्सेस रॉन्ग। स्टेटमेंट्स 1 और 3 करेक्ट है, लेकिन 2 फैक्चुअली इनकरेक्ट है, इसलिए आंसर है C, 1 and 3 ओनली। तो जीवित चीजों ने ही वो हवा बनाई जिसमें हम सांस लेते हैं। इसके लिए कोई मेमोरी हैक? बस याद रखो, साइनोबैक्टीरिया इक्वल्स टू ऑक्सीजन मेकर्स। वो छोटे अनसंग हीरोज हैं जिन्होंने हमारे प्लैनेट को टेराफॉर्म किया। ग्रेट। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड पलटता है, उसके शुरुआती एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं थी और शुरुआती लाइफ साइनोबैक्टीरिया ने ही आज की ऑक्सीजन बनाई। यूपीएससी सीएसई प्री 2014 का एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो जियोलॉजी और बायोलॉजी को लिंक करता है। Which of the following phenomena might have influenced the evolution of organisms? 1. Continental drift. 2. Glacial cycles. Options हैं कि एक सही है, दूसरा या दोनों। ठीक है। Broad micro theme. Factors influencing biological evolution. चलो देखते हैं ये बड़े जियोलॉजिकल इवेंट्स लाइफ को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं। पहला, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंट्स का मूव करना इवोल्यूशन को कैसे अफेक्ट करता है। हमने उन्हें पजल पीसेस की तरह देखा, पर वो लाइफ को कैसे बदलते हैं। आइटम 1 सर्जरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। इसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है।
जब कॉन्टिनेंट्स अलग होते हैं तो स्पीशीज की पॉपुलेशंस सेपरेट हो जाती हैं। ये आइसोलेशन उन्हें अपने नए अलग एनवायरनमेंट्स में अडेप्ट करने के लिए मजबूर करता है, जिससे नई स्पीशीज बनती हैं। हाँ, इससे नई स्पीशीज बन सकती हैं। इस प्रोसेस को स्पीसिएशन कहते हैं। इससे ओशन करेंट्स और क्लाइमेट्स भी बदलते हैं, जिससे नए इवोल्यूशनरी प्रेशर्स बनते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल्स आइसोलेशन में इवॉल्व हुए क्योंकि वो कॉन्टिनेंट अलग हो गया था। ओके, ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है। और ग्लेशियल साइकिल्स या आइस एजेस, आइटम 2 सर्जरी। हाँ बिल्कुल, ग्लेशियल साइकिल से अर्थ के क्लाइमेट में ड्रामेटिक बदलाव आते हैं। आइस एजेस के दौरान टेम्परेचर गिरता है, आइस शीट्स बढ़ती हैं और सी लेवल्स बहुत गिर जाते हैं। इससे ऑर्गेनिजम्स पर क्या असर पड़ता है? इससे ऑर्गेनिजम्स को या तो माइग्रेट करना पड़ता है, ठंड में अडेप्ट करना पड़ता है, या फिर वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। ये साइकिल्स एक पावरफुल फिल्टर का काम करते हैं जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को प्रमोट करते हैं। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, राइट वर्सेस रॉन्ग, दोनों फिनोमेना एवोल्यूशनरी चेंज के पावरफुल ड्राइवर्स हैं। तो सही आंसर है सी, बोथ 1 और 2। इसमें एक पेरिफेरल नॉलेज पॉइंट भी है। क्या? ग्लेशियल साइकिल्स और ह्यूमन एवोल्यूशन के बीच का लिंक एक बहुत फैसिनेटिंग एरिया है। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि आइस एजेस के दौरान तेजी से बदलते क्लाइमेट्स ह्यूमन इंटेलिजेंस और अडेप्टेबिलिटी के डेवलपमेंट में एक मेजर फैक्टर थे। वाओ, इसके लिए कोई मेमोरी हैक है? एवोल्यूशन को सर्वाइवल का एक ग्रैंड गेम सोचो। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ने कॉन्टिनेंट्स को मूव करके गेम बोर्ड बदल दिया। ग्लेशियल साइकिल्स ने टेम्परेचर बदलकर गेम रूल्स बदल दिए। खिलाड़ियों यानी ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने के लिए अडेप्ट करना ही पड़ा। ये तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और ग्लेशियल साइकिल्स दोनों ने ग्लोबल एनवायरनमेंट्स को ड्रास्टिक तरीके से बदला, जिससे ऑर्गेनिजम्स को इवॉल्व होने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक और मैचिंग क्वेश्चन, ये यूपीएससी सीएसई प्री 2013 से है और बहुत लोकेशन बेस्ड है। यहाँ अच्छी मैप नॉलेज चाहिए। ठीक है। Which of the following pairs is correctly matched? A. Abyssinian Plateau, Arabia. B. Atlas Mountains, Northwestern Africa. C. Guyana Highlands, Southwestern Africa. D. Okavango Basin, Patagonia. Okay. Broad micro theme. Major plateaus, mountains and basins. चलो, पेयर्स को एक एक करके देखते हैं। अबिसिनियन प्लेटो अरेबिया, पेयर सर्जरी। गलत। अबिसिनियन प्लेटो, जिसे इथियोपियन हाइलैंड्स भी कहते हैं, इथियोपिया में है, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है, अरेबियन पेनिनसुला में नहीं। ओके। पेयर बी, अटलास माउंटेन्स, नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका। पेयर बी सर्जरी, ये सही है। अटलास माउंटेन्स अफ्रीका के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से, जिसे मगरेब रीजन कहते हैं, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में फैले हुए हैं। ये एक परफेक्ट मैच है। गुड। पेयर सी, गुयाना हाइलैंड्स, साउथ वेस्टर्न अफ्रीका। पेयर सी सर्जरी, गलत। गुयाना हाइलैंड्स साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट में है, एंजल फॉल्स के लिए फेमस। साउथ वेस्टर्न अफ्रीका से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। अक्सर लोग गुयाना को अफ्रीका के गिनी से कंफ्यूज कर जाते हैं। अच्छा। और आखिरी, पेयर डी, ओकावांगो बेसिन, पैटागोनिया। पेयर डी सर्जरी, ये भी गलत है। ओकावांगो बेसिन और उसका यूनिक इनलैंड डेल्टा सदर्न अफ्रीका में है, ज्यादातर बोत्सवाना में। पैटागोनिया साउथ अमेरिका के सदर्न टिप, अर्जेंटीना और चिले का रीजन है। कोई मैच नहीं। गुड मैथ्स। तो सिर्फ सही है। हाँ, राइट वर्सेस रॉन्ग, सिर्फ पेयर भी आसानी से मैच हुआ है। तो वही हमारा आंसर है। सही वाले के लिए कोई मेमोरी हैक, एटलस माउंटेन्स के लिए। ग्रीक गॉड एटलस को सोचो, जो आसमान उठाए हुए था। इमेजिन करो कि वो अफ्रीका के मैप के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, यानी नॉर्थ वेस्ट, खड़ा आसमान उठाए हुए है। नाइस। इस मैचिंग क्वेश्चन में सिर्फ एटलस माउंटेन्स की लोकेशन नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका सही दी गई थी। अर्थ की सरफेस हमेशा बदलती रहती है। यूपीएससी सीएसई प्री 2013 का ये क्वेश्चन पूछता है कि इसके पीछे कौन सी फोर्सेस हैं। ये एक बिग पिक्चर क्वेश्चन है। Consider the following: electromagnetic radiation, geothermal energy, gravitational force, plate movements, rotation of the Earth, revolution of the Earth. Which of the above are responsible for bringing dynamic changes on the surface of the Earth? ठीक है? Broad micro theme: endogenic and exogenic forces. कॉन्सेप्ट ये है कि अर्थ पर चेंजेस दो तरह की फोर्सेज से आते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेज अर्थ के अंदर से आती हैं, जैसे वोल्केनिज्म। एक्सोजेनिक फोर्सेज बाहर से या सरफेस पर आती हैं, जैसे सन से एनर्जी। तो चलो देखते हैं इन 6 आइटम्स में से कौन चेंज लाता है। 1. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम द सन। आइटम 1, सर्जरी। बिल्कुल, ये एक्सोजेनिक फोर्सेस का प्राइमरी ड्राइवर है। इससे वेदर, क्लाइमेट और वाटर साइकिल चलता है, जिससे वेदरिंग और इरोजन होता है। तो हाँ। 2. जियोथर्मल एनर्जी। आइटम 2, सर्जरी। हाँ, ये एक की एंडोजेनिक फोर्स है। अर्थ के इंटीरियर से आने वाली हीट प्लेट टेक्टोनिक्स, वॉल्केनोज और अर्थक्वेक्स को ड्राइव करती है। हाँ। 3. ग्रेविटेशनल फोर्स। आइटम 3, सर्जरी। हाँ, ग्रेविटी से लैंडस्लाइड्स होते हैं, नदियां बहती हैं, जिससे इरोजन होता है, और मून और सन के पुल से टाइड्स आती हैं, जो कोस्टलाइंस को शेप करती हैं। हाँ। 4. प्लेट मूवमेंट्स। आइटम 4, सर्जरी। ऑफ कोर्स, ये तो एंडोजेनिक फोर्सेस के लिए सबसे बड़ा है। पहाड़ बनाता है, ओशन बेसिन्स बनाता है, चेंज का एक मेजर एजेंट। हाँ। 5. रोटेशन ऑफ द अर्थ। आइटम 5, सर्जरी। हाँ, रोटेशन से दिन रात होते हैं, टेम्परेचर चेंजेस से वेदरिंग और कोरियोलिस इफेक्ट पैदा होता है, जो हवाओं और ओशन करंट्स को डिफ्लेक्ट करता है। हाँ, और आखिर में 6. रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। आइटम 6, सर्जरी। हाँ, ये भी
अर्थ का सन के चारों तरफ रेवोल्यूशन सीजन्स लाता है। अलग अलग सीजन्स अलग वेदर कंडीशंस लाते हैं जो वेदरिंग और इरोजन रेट्स को इफेक्ट करते हैं। हाँ, तो सभी है। हाँ, राइट वर्सेस रॉन्ग? हर एक फैक्टर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अर्थ की सरफेस पर डायनामिक चेंजेस लाता है। इसलिए आंसर है डी 1 2 3 4 5 एंड 6। ये क्वेश्चन ये टेस्ट करने के लिए है कि आप सभी अर्थ सिस्टम्स का इंटरकनेक्टेडनेस देख सकते हैं या नहीं। लगता है हर चीज को बदलती है। इसको याद रखने का कोई हैक? बस सोचो, कोई भी चीज जो एनर्जी देती है, सन, जियोथर्मल हीट या मूवमेंट का कारण बनती है, ग्रेविटी, रोटेशन, प्लेट्स, वो सरफेस को बदलेगी। सभी ऑप्शंस इस ब्रॉड प्रिंसिपल में फिट होते हैं। ग्रेट। लिस्ट किए गए सभी फिनोमेना सोलर रेडिएशन से लेकर अर्थ के रेवोल्यूशन तक हमारे प्लैनेट की सरफेस के डायनामिक नेचर के लिए जिम्मेदार हैं। अब लाइफ के केमिकल रेसिपी पर आते हैं। एक क्वेश्चन यूपीएससी सीएससी 2012 से। ओके। Which one of the following sets of elements was primarily responsible for the origin of life on the earth? A. Hydrogen, oxygen, sodium. B. Carbon, hydrogen, nitrogen. C. Oxygen, calcium, phosphorus. D. Carbon, hydrogen, potassium. ठीक है, ब्रॉड माइक्रो थीम, केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। यहाँ कोर कॉन्सेप्ट ये है कि अर्थ पर लाइफ कार्बन बेस्ड है। कार्बन में 4 स्टेबल बॉन्ड्स बनाने की एक यूनिक एबिलिटी है जिससे वो लंबी कॉम्प्लेक्स चेन्स और रिंग्स बना सकता है। और यही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का बैकबोन है। हाँ, जैसे प्रोटीन्स और डीएनए। तो हम सबसे फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ढूंढ रहे हैं। चलो ऑप्शंस देखते हैं। लाइफ में 6 सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट्स को अक्सर CHNOPS एक्रोनिम से याद रखा जाता है। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। राइट। क्वेश्चन पूछ रहा है प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल। पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे अमीनो एसिड्स शुरुआती एटमॉस्फेयर में मौजूद एलिमेंट्स से बने थे। मीथेन CH4, अमोनिया NH3, वाटर H2O। तो उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन था। हाँ, ऑप्शंस को देखते हुए ऑप्शन बी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन में इन शुरुआती मॉलिक्यूल्स के कोर एलिमेंट्स हैं। सोडियम, कैल्शियम या पोटेशियम वाले ऑप्शंस कम फंडामेंटल हैं। वो मिनरल्स और आयंस के रूप में इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन लाइफ के पहले मॉलिक्यूल्स के प्राइमरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स नहीं। तो ऑप्शन बी बेस्ट फिट है। हाँ, राइट वर्सेस रॉन्ग? ऑप्शन ए में सोडियम है, सी में कैल्शियम, डी में पोटेशियम। ये इलेक्ट्रोलाइट्स या मिनरल्स हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक बैकबोन्स बनाने वाला कोर ट्रियो नहीं। ऑप्शन बी क्लियर विनर है। इसके लिए कोई मेमोरी हैक? लाइफ के 4 मेन एलिमेंट्स के लिए बस एक्रोनिम CHON याद रखो। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ऑप्शन बी CHON के 3 मेन इंग्रेडिएंट्स देता है जिससे ये सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन जाता है। CHON, परफेक्ट। कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन वो की प्राइमरी एलिमेंट्स हैं जिन्होंने अर्थ पर लाइफ के ओरिजिन के लिए केमिकल बेसिस बनाया। और हमारा आखिरी क्वेश्चन एक प्रैक्टिकल लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है यूपीएससी CSE प्री 2012 से। सोचो आप खो गए हो। चलिए। A person stood alone in a desert, wanted to reach his village, which was situated 5 kilometers east of the point where he was standing. He located the pole star. The most convenient way now to reach his village is to walk in the direction A, facing the pole star, B, opposite to the pole star, C, keeping the pole star to his left, D, keeping the pole star to his right. ठीक है? ब्रॉड माइक्रो थीम, बेसिक डायरेक्शन फाइंडिंग। यहाँ की कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पोल स्टार, पोलारिस या ध्रुव तारा हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है। वो लगभग नॉर्थ पोल के ठीक ऊपर है। तो अगर उस व्यक्ति को पता है कि नॉर्थ कहाँ है, तो वो बाकी डायरेक्शंस पता लगा सकता है। एक नेचुरल कंपास की तरह है। एग्जैक्टली। चलो लॉजिक अप्लाई करते हैं। 1, अगर आप पोल स्टार को फेस करते हो तो आप नॉर्थ की तरफ देख रहे हो। 2, आपकी पीठ साउथ की तरफ है। 3, आपका राइट हैंड ईस्ट की तरफ है। 4, और आपका लेफ्ट हैंड वेस्ट की तरफ है। राइट। उस व्यक्ति को 5 किलोमीटर ईस्ट जाना है। ईस्ट चलने के लिए उन्हें अपने राइट हैंड की दिशा में चलना होगा अगर वो नॉर्थ फेस कर रहे होते हैं। तो चलते वक्त क्या करना होगा? अब ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं जो कैसे चलना है उसके बारे में है। ईस्ट चलने के लिए नॉर्थ हमेशा आपके लेफ्ट में होना चाहिए। पोल स्टार नॉर्थ है, इसलिए उस व्यक्ति को चलते वक्त पोल स्टार को अपने लेफ्ट में रखना होगा। इससे ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलो बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं जस्ट टू बी श्योर। जरूर। ऑप्शन ए, फेसिंग द पोल स्टार मतलब नॉर्थ चलना, गलत। ऑप्शन बी, ऑपोजिट टू द पोल स्टार मतलब साउथ चलना, गलत। और ऑप्शन डी, कीपिंग द पोल स्टार टू हिज राइट मतलब वेस्ट चलना, गलत। तो सी ही सही है। हाँ, राइट वर्सेस रॉन्ग। सिर्फ सी ही पोल स्टार को रेफरेंस मानकर ईस्ट चलने की क्रिया को आराम से डिस्क्राइब करता है। सिंपल और लॉजिकल। इसके लिए कोई मेमोरी हैक? ये एक सिंपल रूल है, नॉर्थ को फेस करो, आपका राइट ईस्ट है, इसीलिए ईस्ट चलने के लिए आपको नॉर्थ को अपने लेफ्ट में रखना होगा। सिंपल। परफेक्ट। पोल स्टार नॉर्थ दिखाता है। ईस्ट जाने के लिए व्यक्ति को इस तरह चलना होगा कि पोल स्टार हमेशा उसके लेफ्ट साइड में रहे। वाओ, क्या मैराथन सेशन था। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के ग्रैंड स्केल से लेकर पोल स्टार नेविगेशन के सिंपल लॉजिक तक हमने बहुत कुछ कवर किया। ये सच में एक बहुत विस्तार से चर्चा थी। बिल्कुल। चलो जल्दी से मेन थीम्स को रिकैप करते हैं। हमने देखा कि जियोमॉर्फोलॉजी सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, ये लॉजिक और इंटरकनेक्टेड प्रोसेसेस को समझने का खेल है। बिल्कुल। हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से शुरू किया जो जिगसॉ फिट,
घाना ब्राजील गोल्ड कनेक्शन और गोंडवाना रॉक सिस्टम जैसे सॉलिड एविडेंस पे टिकी है। हाँ। हमने पोरोसिटी, स्टोरेज और परमिएबिलिटी, फ्लो के बीच का क्रूशियल फर्क समझा और देखा कि क्ले एक बड़ा ट्रैप कैसे है। फिर साइज्मिक वेव्स। हाँ, हमने साइज्मिक वेव्स को डिकोड किया, सीखा कि पी वेव्स प्राइमरी, पैरेलल और सभी मीडिया से पास होती हैं, जबकि एस वेव्स सेकेंडरी, साइड टू साइड हैं और सॉलिड्स पर रुक जाती हैं। और आखिर ने लाइफ के ओरिजिन्स। हाँ, और हमने लाइफ के ओरिजिन्स पर बात की, कंफर्म किया कि कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, चौन जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हर क्वेश्चन ने हमें अपने डायनामिक प्लैनेट के बारे में एक कोर कॉन्सेप्ट सिखाया। इंडीड, ये इन कॉन्सेप्ट्स के जरिए एक फैंटास्टिक जर्नी थी। खत्म करने से पहले एक आखिरी प्रोवोकेटिव थॉट है सोचने के लिए। हमने जियोमैग्नेटिक रिवर्सल की बात की कि अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स पलट जाते हैं। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि एक और रिवर्सल जल्द ही हो सकता है। ओह, सोचो अगर कल नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाएं तो उसके तुरंत परिणाम क्या होंगे। ये हमारे कंपास, हमारे जीपीएस सिस्टम्स जो मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करते हैं, और उन माइग्रेटरी एनिमल्स जैसे बर्ड्स और टर्टल्स के पैटर्न्स पर क्या असर डालेगा जो इसे नेविगेट करने के लिए यूज करते हैं। एक पलटते हुए मैग्नेटिक फील्ड वाली दुनिया कैसी दिखेगी, इस पर सोचना और रिसर्च करना। दैट्स अ माइंड बेंडिंग थॉट टू एंड ऑन। इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए सबका धन्यवाद। सीखते रहिए और सवाल करते रहिए। हेलो दोस्तों, और द डीप डाइव में आप सबका स्वागत है। चलो एक क्रेजी फैक्ट से शुरू करें। क्या आप जानते हैं कि अर्थ के इक्वेटर पर जितने भी देश हैं उनमें से लगभग आधे दुनिया के सबसे गरीब देशों में आते हैं। वियर्ड है ना? एक तरफ डायरेक्ट सनलाइट, लश रेन फॉरेस्ट्स और दूसरी तरफ एक जरूरी इकोनॉमिक स्ट्रगल। ज्योग्राफी सिर्फ मैप्स और रिवर्स की कहानी नहीं है दोस्त, ये हमारी जिंदगी की कहानी है। और अगर आप भी ऐसे ही माइंड ब्लोइंग कनेक्शंस को क्रैक करना चाहते हैं तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा दो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट ज्योग्राफिकल फैक्ट जरूर बताना। लेट्स बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ सुपर स्मार्ट लर्नर्स। बिल्कुल सही। और आज हमारा मिशन इन्हीं पैटर्न्स को डिकोड करना है। तो आज के हमारे लर्निंग मैप पर क्या है? आज हम एक जबरदस्त सफारी पे जा रहे हैं जनरल ज्योग्राफी के 15 पावर हाउस एमसीक्यूज के थ्रू। ये सारे यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स से हैं, 2011 से लेकर 2001 तक। हम इक्वेटर के ग्लोबल जर्नी से स्टार्ट करेंगे, फिर अर्थ के कोर तक ट्रैवल करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हाँ, और हम ये भी समझेंगे कि ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हमेशा वेस्ट कोस्ट पर ही क्यों होते हैं, वोल्केनोज और अर्थक्वेक्स के पीछे की साइंस क्या है, और कॉन्टिनेंट्स को उनके साइज के हिसाब से रैंक कैसे करें। हर एक क्वेश्चन को डाइसेक्ट करेंगे, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखेंगे और कुछ किलर मेमोरी ट्रिक्स भी शेयर करेंगे। तो बस रेडी हो जाओ इस हाई एनर्जी नॉलेज पैक्ड सेशन के लिए। चलिए शुरू करते हैं। चलो, पहला सवाल। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2011 से क्वेश्चन 16, थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज डज द इक्वेटर पास। और ऑप्शंस हैं ए ब्राजील, जाम्बिया एंड मलेशिया, बी कोलंबिया, केन्या एंड इंडोनेशिया, सी ब्राजील, सूडान एंड मलेशिया, डी वेनेजुएला, इथियोपिया एंड इंडोनेशिया। ठीक है, इसका ब्रॉड माइक्रो थीम इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड कंट्रीज है। ये बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। इक्वेटर को सोचो, ये अर्थ के चारों तरफ एक इमेजिनरी बेल्ट है 0 डिग्रीज लैटिट्यूड पर, और इसका काम है अर्थ को नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करना। करेक्ट। और ये बेल्ट यानी इक्वेटर टोटल 13 देशों से होकर गुजरती है। तो बेसिकली ये एक वीआईपी लिस्ट जैसा है, और हमें बस ये पता लगाना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ग्रुप उस वीआईपी लिस्ट में है। बिल्कुल। चलो, एक एक ऑप्शन को आराम से एनालाइज करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन ए, ब्राजील, जाम्बिया एंड मलेशिया। अब देखो, ब्राजील तो पक्का है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट का नाम सुनते ही इक्वेटर दिमाग में आता है। लेकिन जाम्बिया? जाम्बिया वो सदर्न अफ्रीका में है ना, काफी नीचे। एग्जैक्टली, जाम्बिया इक्वेटर से काफी साउथ में है, तो ये ऑप्शन यहीं गलत हो गया। और इसमें एक पेरिफेरल नॉलेज पॉइंट भी है। जाम्बिया विक्टोरिया फॉल्स के लिए फेमस है, जो वो जिम्बाब्वे के साथ शेयर करता है। यूपीएससी अक्सर ऐसे मेजर लैंडमार्क्स के बारे में पूछता है। राइट। और मलेशिया का क्या? वो तो काफी पास लगता है। हाँ, और यही यूपीएससी का क्लासिक ट्रैप है। मलेशिया बहुत बहुत क्लोज है, लेकिन वो इक्वेटर से थोड़ा सा नॉर्थ में है, वहां से नहीं गुजरता। तो ऑप्शन ए पूरी तरह से आउट है। समझा। एक भी कंट्री गलत तो पूरा ऑप्शन ही गलत। चलो ऑप्शन बी, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया देखते हैं। अच्छा, ये काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। कोलंबिया साउथ अमेरिका में है, बिल्कुल इक्वेटर पर। केन्या अफ्रीका के उन मुख्य देशों में से एक है जहां से इक्वेटर गुजरता है। माउंट केन्या भी वही है, और इंडोनेशिया तो है ही, एक बड़ा सा आर्किपेलागो जो इक्वेटर से आधा आधा बनता हुआ है। हाँ, इंडोनेशिया के बारे में ये भी सुना है कि वहाँ सबसे ज्यादा आइलैंड्स हैं इक्वेटर पर। बिल्कुल, इक्वेटर वहां सुमात्रा और बोर्नियो जैसे बड़े आइलैंड से गुजरता है। तो तीनों कंट्री सही हैं। ये हमारा विनर हो सकता है। हो सकता है, लेकिन हम पूरी तरह श्योर होंगे। लेट्स चेक ऑप्शन सी, ब्राजील, सूडान एंड मलेशिया। इसमें ब्राजील तो सही है, हमने पहले ही देखा था, लेकिन सूडान, वो तो सूडान काफी ऊपर है, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में, इक्वेटर से बहुत दूर, और मलेशिया को तो हम पहले ही एलिमिनेट कर चुके हैं। तो सी भी गलत है। एक और चीज, सूडान हाल ही में न्यूज में था अपने सिविल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। यूपीएससी करंट अफेयर्स को ज्योग्राफी से जोड़ सकता है। सूडान रेड सी से बॉर्डर करता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गॉट इट। अब आखिरी ऑप्शन डी, वेनेजुएला, इथियोपिया एंड इंडोनेशिया। इसमें इंडोनेशिया तो सही है, पर वेनेजुएला वेनेजुएला और इथियोपिया दोनों इक्वेटर के नॉर्थ में हैं।
वेनेजुएला साउथ अमेरिका के बिल्कुल नॉर्दर्न टिप पर है और इथियोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। ठीक है, आसान हो गया। एलिमिनेशन से ये बहुत ईजी हो गया। अगर किसी को सिर्फ ये पता हो कि जाम्बिया या सूडान इक्वेटोरियल नहीं है, तो ऑप्शंस ए और सी तुरंत ही निकल जाते, फिर बस 50-50 का गेम रह जाता। अच्छा, इसको याद रखने का कोई सिंपल सा तरीका? हाँ, एक मेमोरी हैक है। साउथ अमेरिका के इक्वेटोरियल कंट्रीज के लिए बस EBC याद रखो। ABC? इक्वेडोर, ब्राजील, कोलंबिया। सिंपल ना? जबरदस्त। तो मिनी रिकैप, इस सवाल में की था नॉन इक्वेटोरियल कंट्रीज को पहचानना, और ऑप्शन बी ही इकलौता परफेक्ट मैच था। चलिए, अब अर्थ की सरफेस से हम सीधे उसके कोर में डाइव करते हैं। लेट्स गो। अगला क्वेश्चन में UPSC CSC प्रीलिम्स 2009 से थोड़ा गहराई में जाते हैं। क्वेश्चन 17, इन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लैनेट अर्थ बिलो द मैंटल द कोर इज मेनली मेड अप ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन है A एल्यूमिनियम, B क्रोमियम, C आयरन, D सिलिकॉन। ओके, इसका ब्रॉड माइक्रो थीम अर्थ्स इंटीरियर स्ट्रक्चर है। ये बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। अर्थ एक मल्टीलेयर्ड केक की तरह है। सबसे ऊपर पतली सी लेयर है क्रस्ट, बीच में मोटी लेयर है मैंटल, और बिल्कुल सेंटर में सुपर डेंस कोर है। सवाल बस इतना है कि ये कोर बना किस चीज से है। मुझे ये एनालॉजी बहुत पसंद है। अर्थ को एक आड़ू या पीच की तरह सोचो। उसका छिलका है क्रस्ट, जो गूदा है वो है मैंटल, और जो सख्त गुठली है वो है कोर, और ये बहुत गर्म और डेंस होता है। तो इसमें क्या है, ऑप्शंस देखते हैं। चलो, ऑप्शन ए एल्यूमिनियम और डी सिलिकॉन से शुरू करते हैं। ये दोनों एलिमेंट्स रिलेटिवली हल्के हैं। ये अर्थ के क्रस्ट के मेन कंपोनेंट्स हैं। एक्चुअली कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को सियाल भी कहते हैं, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। अच्छा, सियाल। हाँ, क्योंकि ये हल्के थे। जब अर्थ बन रहा था तब ये ऊपर तैर के आ गए, तो ये डेंस कोर में तो हो नहीं सकते। और एक हाई यील्ड पेरिफेरल नॉलेज पॉइंट ये है कि ओशियानिक क्रस्ट को सीमा कहते हैं, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से ज्यादा डेंस होता है। ये कॉन्सेप्ट प्लेट टेक्टोनिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक सेंस, हल्की चीजें ऊपर आ जाती हैं। तो बी क्रोमियम का क्या? क्रोमियम मैंटल में मिल सकता है, पर ये कोर का मेन कंपोनेंट बिल्कुल नहीं है। कोर तो किसी बहुत बहुत ज्यादा भारी और अबंडेंट चीज से बना है, और वो है हमारा विनर, ऑप्शन सी आयरन। आयरन सुना तो है इसके बारे में। हाँ, आयरन एक सिडरोफाइल एलिमेंट है, जिसका मतलब होता है आयरन लविंग। जब अर्थ बन रहा था तो सारे भारी सिडरोफाइल एलिमेंट्स जैसे आयरन, निकल, गोल्ड, प्लैटिनम वो ग्रेविटी की वजह से सेंटर में डूब गए। अच्छा, तो इसलिए गोल्ड और प्लैटिनम क्रस्ट में इतने रेयर हैं, वो सब कोर में है। एग्जैक्टली, इसलिए कोर को नीफे लेयर भी कहते हैं। निफे? हाँ, नी फॉर निकल और Fe फॉर आयरन। आयरन का केमिकल सिंबल Fe होता है। और यहाँ एक और जबरदस्त पेरिफेरल नॉलेज पॉइंट है। कोर के दो हिस्से हैं, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर लिक्विड है। लिक्विड इतने प्रेशर में? हाँ, लिक्विड मेटल। और इस लिक्विड मेटल के मूवमेंट से ही अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये फील्ड हमें हार्मफुल सोलर विंड से बचाती है। और जो इनर कोर है वो सॉलिड है। ये कैसे? वो तो और गर्म होगा। गर्म तो है, पर वहां प्रेशर इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा कि वो एटम्स को सॉलिड स्टेट में रहने के लिए मजबूर कर देता है। वाओ। ओके, इसको याद रखने के लिए कोई ट्रिक चाहिए? एक सिंपल सा मेमोरी हैक है, बस कोर का कोड याद रखो, नीफा। ये नाइफ जैसा साउंड करता है, और नाइफ क्या करता है? चीजों को कोर तक काटता है। नी फॉर निकल, Fe फॉर आयरन। जबरदस्त है ये। तो मिनी रिकैप, सिंपल भाषा में कोर अर्थ का डेंस मेटालिक सेंटर है, और उसका मेन कंपोनेंट है आयन, नीफा लेयर के हिस्से के रूप में। सिंपल कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन। चलो, अब अर्थ के अंदर से वापस सरफेस पर आते हैं और मौसम को समझते हैं। लेट्स डू इट। अगला सवाल है क्लाइमेटोलॉजी से, UPSC CSC प्रीलिम्स 2009 का। क्वेश्चन 18, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1, इन द वर्ल्ड द ट्रॉपिकल डेजर्ट्स अकर अलोंग द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स विद इन द ट्रेड विंड बेल्ट। 2, इन इंडिया द ईस्ट हिमालयन रीजन गेट्स हाई रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट विंड्स। सवाल है, which of the statements given above is are correct? ओके, इसका ब्रॉड माइक्रो थीम क्लाइमेटोलॉजी, विंड सिस्टम्स एंड रेनफॉल पैटर्न्स है। ये बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है। ये टेस्ट करता है कि हमें हवाओं और ओशन करंट्स का क्लाइमेट पर असर कितना समझ आता है। चलो, एक एक स्टेटमेंट को तोड़ते हैं। ठीक है। स्टेटमेंट 1, इन द वर्ल्ड द ट्रॉपिकल डेजर्ट्स अकर अलोंग द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स विद इन द ट्रेड विंड बेल्ट। इसको आराम से समझते हैं। ट्रेड विंड्स वो परमानेंट हवाएं हैं जो ट्रॉपिकल रीजन्स में ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती हैं, है ना? बिल्कुल। तो जब ये हवाएं समंदर के ऊपर से गुजरती हैं तो ये ढेर सारी मॉइस्चर यानी नमी उठा लेती हैं। सही है। फिर जब ये नमी से भरी हवाएं किसी कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न कोस्ट से टकराती हैं तो वो ऊपर उठती हैं, ठंडी होती हैं और जबरदस्त बारिश करती हैं। अच्छा, इसलिए ईस्टर्न कोस्ट पर इतने फॉरेस्ट होते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन जब तक ये हवाएं पूरे कॉन्टिनेंट को क्रॉस करके वेस्टर्न साइड तक पहुंचती हैं तब तक इनकी सारी नमी खत्म हो चुकी होती हैं। ये सूखी हवाएं बन जाती हैं। और इसलिए वहां डेजर्ट बन जाता है, जैसे सहारा, अटाकामा। करेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है, और इसमें एक हाई यील्ड पेरिफेरल नॉलेज पॉइंट भी है। इसका एक और बड़ा कारण है कोल्ड ओशन करंट्स, जैसे कैनेरीज करंट सहारा के पास और बेंगुला करंट कैलाहारी के पास। कोल्ड करंट से क्या होता है? कोल्ड वाटर अपने ऊपर की हवा को ठंडा कर देता है, और ठंडी हवा ज्यादा मॉइस्चर होल्ड नहीं कर पाती, तो बारिश नहीं होती। ये डबल वैमी जैसा है, सूखी हवा जमीन से और ठंडी हवा समुंदर से। डेजर्ट बनना तो पक्का है। परफेक्ट लॉजिक, एकदम क्लियर हो गया। अब देखते हैं स्टेटमेंट 2,
इन इंडिया द ईस्ट हिमालयन रीजन गेट्स हाई रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट विंड्स। ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। हाँ, ये इंडियन मॉनसून के बारे में क्लासिक ट्रैप है। ईस्ट हिमालयन रीजन यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वहाँ मौसिन राम जैसी जगहों पर इतनी ज्यादा बारिश होती है। हाँ, सबसे ज्यादा। वो होती है साउथ वेस्ट मॉनसून की बे ऑफ बंगाल ब्रांच से, जो गर्मियों में आता है। अच्छा, साउथ वेस्ट मानसून से। हाँ, जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून है वो तो सर्दियों में आता है, और वो मेनली इंडिया के साउथ ईस्टर्न कोस्ट, खासकर तमिलनाडु में बारिश लाता है। तो यहाँ उन्होंने दोनों मॉनसून्स को मिक्स कर दिया। स्टेटमेंट 2 गलत है। सिर्फ स्टेटमेंट 1 सही है, इसका मतलब आंसर ए होगा। इस डेजर्ट रूल को याद कैसे रखें? सिंपल मेमोरी हैक है। ट्रेड विंड्स ट्रैवल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, सो दे मेक द ईस्ट वेट एंड द वेस्ट अ डेजर्ट। ईस्ट वेट, वेस्ट ड्राई। जबरदस्त। मिनी रिकैप। तो इस सवाल में स्टेटमेंट 1 क्लाइमेटोलॉजी का एक कोर कॉन्सेप्ट था, जबकि स्टेटमेंट 2 इंडियन मॉनसून का एक कॉमन कंफ्यूजन पॉइंट था। सिर्फ पहला सही है। चलिए अब एक मैचिंग क्वेश्चन पर चलते हैं। लेट्स मैच। अगला सवाल भी 2009 प्रीलिम से है। एक मैचिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन 19। मैच लिस्ट आई एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। लिस्ट आई, जोग्राफिक फीचर। ए, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। बी, ग्रैंड कैनियन। सी, लेक विनीपेग। डी, सदर्न एल्प्स। लिस्ट 2, कंट्री। 1, ऑस्ट्रेलिया। 2, कनाडा। 3, न्यूजीलैंड। 4, यूएसए। ठीक है, इसका ब्रॉड माइक्रो थीम वर्ल्ड ज्योग्राफी, फेमस लैंडमार्क्स है। ये आपकी वर्ल्ड मैप की नॉलेज का सीधा सीधा टेस्ट है। चलो एक एक करके मैच करते हैं। ओके, सबसे पहले ए, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। नाम से ब्रिटिश लगता है, पर ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। तो ए का मैच है 1, ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल। और एक पेरिफेरल नॉलेज फैक्ट, ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे सूखा इनहैबिटेड कॉन्टिनेंट है। इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बी, ग्रैंड कैनियन। ये तो बहुत फेमस है, यूएसए में है। कोलोराडो रिवर ने बनाया है इसको। तो बी का मैच है 4, यूएसए। करेक्ट। ग्रैंड कैनियन एरिजोना स्टेट में है, और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। नदी जब पत्थर को काटकर इतनी गहरी घाटी बनाती है, उस प्रोसेस को डाउन कटिंग कहते हैं। गॉट इट। अब सी, लेक विनिपेग। इसके नाम में एक क्लू है। विनिपेग कनाडा का एक बड़ा शहर है, तो लेक विनिपेग कनाडा में ही होगा। सी का मैच है 2। एकदम सही। लेक विनिपेग मैनिटोबा प्रोविंस में है, और ये एक बहुत बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। ये एक प्री हिस्टोरिक ग्लेशियल लेक, लेक एगिसिस का बचा हुआ हिस्सा है। इंटरेस्टिंग। और आखिरी डी, सदर्न एल्प्स। अब आल्प्स तो यूरोप में है, पर यहाँ सदर्न लगा है। ये न्यूजीलैंड में है। सदर्न एल्प्स न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड पर एक शानदार माउंटेन रेंज है। तो डी का मैच है 3। अच्छा। हाँ, और इन्हीं सदर्न एल्प्स में औरखी या माउंट कुक है, जो न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है। ये टेक्टोनिकली बहुत एक्टिव एरिया है। तो सही सीक्वेंस हुआ A1, B4, C2, D3। ये ऑप्शन ए से मैच करता है। इसके लिए एक मेमोरी हैक भी है। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया की एक स्टेट भी है। ग्रैंड चीजें अक्सर यूएसए से जुड़ी होती हैं। विनिपेग कनाडा का शहर है। और याद रखो, असली एल्प्स यूरोप में है, पर सदर्न एल्प्स डाउन अंडर न्यूजीलैंड में है। बहुत बढ़िया। मिनी रिकैप। तो ये वर्ल्ड मैप की नॉलेज का डायरेक्ट टेस्ट था। सही मैचिंग है। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया, ग्रैंड कैनियन यूएसए, लेक विनिपेग कनाडा और सदर्न एल्प्स न्यूजीलैंड। चलिए अब जगहों से हटकर लोगों और उनके आइडियाज की बात करते हैं। इंटरेस्टिंग, लेट्स डू इट। अगला क्वेश्चन है यूपीएससी सीएसई प्री 2008 से। एक और मैचिंग क्वेश्चन, लेकिन इस बार साइंटिस्ट्स और उनकी थ्योरीज के बारे में। क्वेश्चन 20। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? 1, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, एडविन हबल। 2, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, एल्फ्रेड वेगनर। 3, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एल्बर्ट आइंस्टाइन। ऑप्शंस हैं ए 2 and 3 ओनली, बी 3 ओनली, सी 2 ओनली, डी 1 ओनली। ओके, इसका ब्रॉड माइक्रो थीम साइंटिफिक थ्योरीज एंड प्रोपोनेंट्स है। ये क्लासिक इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चन है, जिसमें ज्योग्राफी और साइंस की हिस्ट्री मिक्स है। चलो हर पेयर को आराम से देखते हैं। ठीक है। पेयर 1, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, एडविन हबल। ये तो सुनते ही गलत लग रहा है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वो थ्योरी कि कॉन्टिनेंट्स मूव करते हैं, वो तो एल्फ्रेड वेगनर ने दी थी 1912 में। एडविन हबल तो एस्ट्रोनॉमर थे। बिल्कुल सही। पेयर 1 गलत है। एल्फ्रेड वेगनर ने इसके लिए काफी एविडेंस भी दिए थे, जैसे कॉन्टिनेंट्स का जिग्सॉ पजल जैसा फिट होना, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर एक जैसे फॉसिल्स मिलना, एटसेट्रा। राइट। अब देखते हैं पेयर 2, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, एल्फ्रेड वेगनर। ये भी गलत है। यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, ये तो एल्फ्रेड हबल की 1929 की ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। एकदम करेक्ट। हबल ने ये रेडशिफ्ट के फिनोमेनन से डिस्कवर किया था। दूर की गैलेक्सी से आने वाली लाइट में रेडशिफ्ट दिखता है, जिसका मतलब है कि वो हमसे दूर जा रही हैं। 1 मिनट, इसका मतलब उन्होंने बस साइंटिस्ट के नाम आपस में बदल दिए हैं। पेयर 1 और 2 में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के साथ वेगनर और यूनिवर्स एक्सपेंशन के साथ हबल। ये तो यूपीएससी का ट्रैप है। एग्जैक्टली, ये बहुत कॉमन ट्रिक है। अब चलो आखिरी पेयर चेक करते हैं। पेयर 3, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एल्बर्ट आइंस्टाइन। ये तो सही है, बिल्कुल सही है। आइंस्टाइन ने 1905 में इसको एक्सप्लेन किया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। करेक्ट, उन्होंने ही फोटॉन्स का कॉन्सेप्ट दिया था। और एक इंटरेस्टिंग पेरिफेरल नॉलेज फैक्ट ये है कि आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज उनकी ज्यादा फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं, बल्कि इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए मिला था। वाओ, ये नहीं पता था। तो इसका मतलब सिर्फ पेयर 3 सही है,
तो आंसर बी होगा। बिल्कुल। इसके लिए एक मेमोरी हैक है। याद रखो, W फॉर वेगनर और W फॉर वॉन्डरिंग कॉन्टिनेंट्स। हबल ने अपने हबल टेलीस्कोप से यूनिवर्स को देखा और आइंस्टाइन के लिए E=mc²। तो याद रखो, E फॉर आइंस्टाइन और E फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत बढ़िया। मिनी रिकैप। तो पहले दो पेयर्स को क्लेवर तरीके से स्वैप किया गया था, सिर्फ तीसरा पेयर आइंस्टाइन और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला सही है। चलो अब समुद्र के किनारे चलते हैं। लेट्स गो टू द कोस्ट। अगला सवाल 2008 प्रीलिम्स से है, कोस्टल लैंडफॉर्म्स के बारे में। क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द जियोलॉजिक फीचर्स दैट कैन बी सीन ऑफ अ रॉकी कोस्ट? 1 वेव कट टेरेस, 2 सी आर्चेज एंड स्टैक्स, 3 बैरियर बार्स, 4 लगून्स। ऑप्शंस हैं A 1 and 2 only, B 3 and 4 only, C 1 3 and 4 only, D 1 2 3 and 4। ओके। इसका ब्रॉड माइक्रो थीम जियोमॉर्फोलॉजी कोस्टल लैंडफॉर्म्स है। यहाँ कोर कॉन्सेप्ट है इरोजनल और डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बीच का फर्क। ऐसे सोचो, पथरीले रॉकी कोस्ट पर समुद्र की ताकतवर लहरें एक छेनी की तरह काम करती हैं, पत्थरों को तोड़ती और काटती हैं। ये है इरोजन। और रेतीले कोस्ट्स पर लहरें एक बिल्डर की तरह काम करती हैं, रेत और मिट्टी जमा करती हैं। ये है डेपोजिशन। सिंपल। रॉक मतलब इरोजन, सैंड मतलब डेपोजिशन। चलो इस लॉजिक से फीचर्स को एनालाइज करते हैं। ठीक है। 1 वेव कट टेरेस और 2 सी आर्चेस एंड स्टैक्स। ये इरोजनल फीचर्स के टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स हैं। लहरें एक रॉकी क्लिफ से टकराती हैं, उसके नीचे से काटती हैं। जब क्लिफ पीछे हटता है तो एक फ्लैट सरफेस छोड़ जाता है, जिसे वेव कट टेरेस कहते हैं। अच्छा। और जब लहरें एक हेडलैंड को दोनों तरफ से अटैक करती हैं तो उसमें एक सुराख बन जाता है, जिसे सी आर्च कहते हैं। जब उस आर्च की छत गिर जाती है तो एक रॉक का पिलर बच जाता है, जिसे सी स्टैक कहते हैं। तो 1 और 2 दोनों रॉकी कोस्ट के फीचर्स हैं। बिल्कुल साफ है। अब 3 बैरियर बार्स और 4 लगून्स का क्या? ये डेपोजिशनल फीचर्स हैं। बैरियर बार रेत की एक लंबी पतली दीवार जैसी होती है, जिसे लहरें बनाती हैं। और लगून पानी का एक शैलो एरिया होता है, जो इन्हीं बैरियर बार्स से समुद्र से अलग हो जाता है। अच्छा, जैसे चिल्का लेक। एग्जैक्टली, चिलिका लेक एक लगून है। ये फीचर्स सैंडी कोस्ट पर मिलते हैं, जहां स्लोप कम हो और ढेर सारी रेत हो। ये रॉकी कोस्ट के फीचर्स नहीं है। लगून्स वैसे बहुत इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम्स होते हैं। तो लॉजिक के हिसाब से तो आंसर A 1 and 2 ओनली होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। इस साल की यूपीएससी आंसर की में इसका आंसर D 1 2 3 and 4 दिया हुआ है। ये तो कंफ्यूजिंग है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है और एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी। कॉन्सेप्चुअली आप 100% सही हैं। 1 और 2 इरोजनल है, 3 और 4 डेपोजिशनल। ये एक एग्जाम्पल है यूपीएससी के एक पोटेंशियली एम्बिगुअस या खराब फ्रेम्ड क्वेश्चन का। हो सकता है एग्जामिनर ने इन सब को जनरल कोस्टल लैंडफॉर्म्स मान लिया हो। एग्जाम में ये ट्रिकी हो सकता है, पर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए ये फर्क बहुत जरूरी है। तो हमें कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। बिल्कुल। इसके लिए मेमोरी हैक सिंपल है। रॉक हार्ड होता है, इसलिए वो इरोड होता है, कटता है। सैंड सॉफ्ट होती है, इसलिए वो डिपॉजिट होती है, जमा होती है। रॉक इज इक्वल टू इरोजन, सैंड इज इक्वल टू डेपोजिशन। ठीक है। मिनी रिकैप। तो कंसेप्चुअली सिर्फ इरोजनल फीचर्स 1 और 2 रॉकी कोस्ट पर बनते हैं, लेकिन ऑफिशियल आंसर की ने सभी 4 को कोस्टल फीचर्स मान लिया। थोड़ा ट्रिकी सवाल था। चलिए अब कुछ आसान चीज पर आते हैं। शहरों की लोकेशन। लेट्स डू दैट। अगला क्वेश्चन यूपीएससी सीएससी प्री 2008 से एक लोकेशन बेस्ड सवाल। क्वेश्चन 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नियरेस्ट टू द इक्वेटर? A कोलंबो, B जकार्ता, C मैनिला, D सिंगापुर। ओके, इसका ब्रॉड माइक्रो थीम वर्ल्ड ज्योग्राफी लोकेशन ऑफ सिटीज है। ये आपके साउथ ईस्ट एशिया के मेंटल मैप और लैटिट्यूड्स के नॉलेज का सीधा टेस्ट है। इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड पर है। हमें बस उस शहर को ढूंढना है जिसका लैटिट्यूड 0 डिग्री के सबसे पास है। ठीक है, चलो सबके अप्रोक्सीमेट लैटिट्यूड्स देखते हैं। कोलंबो श्रीलंका, ये लगभग 7 डिग्री नॉर्थ पर है। जकार्ता इंडोनेशिया, ये लगभग 6 डिग्री साउथ पर है। मनीला फिलीपींस, ये तो काफी ऊपर, लगभग 14.5 डिग्री नॉर्थ पर है। और सिंगापुर, ये बहुत ही पास, सिर्फ 1.5 डिग्री नॉर्थ पर है। बिल्कुल साफ है। 1.5 डिग्री का लैटिट्यूड 6 डिग्री, 7 डिग्री या 14.5 डिग्री से 0 डिग्री के बहुत ज्यादा करीब है, तो सिंगापुर क्लियर विनर है। इसमें हम कुछ पेरिफेरल नॉलेज भी ऐड कर सकते हैं, जैसे जकार्ता इंडोनेशिया की कैपिटल है, लेकिन इंडोनेशिया अपनी कैपिटल को जकार्ता से नुसंतारा शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि जकार्ता डूब रहा है। हाँ, ये सुना था। इंटरेस्टिंग। मनीला फिलीपींस की कैपिटल है, जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर है, इसलिए वहां अर्थक्वेक्स बहुत आते हैं। और सिंगापुर तो है ही एक सिटी स्टेट जो अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिए फेमस है। इसको याद कैसे रखें? इसके लिए मेमोरी हैक है मैप विजुअलाइजेशन। साउथ ईस्ट एशिया का मैप सोचो। सिंगापुर वो छोटा सा रेड डॉट है मलाय पेनिनसुला की टिप पर, बिल्कुल इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। इट्स द डॉट नियर द लाइन। बहुत बढ़िया। मिनी रिकैप। तो लैटिट्यूड्स की सिंपल कंपैरिजन से साफ है कि सिंगापुर 1.5 डिग्री नॉर्थ इस लिस्ट में इक्वेटर के सबसे नजदीक शहर है। चलिए इक्वेटर से अब 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन पर चलते हैं। लेट्स गो। अगला सवाल 2008 प्रीलिम्स से, ये स्ट्रेट्स के बारे में।
Question 23. Which one of the following straits is nearest to the international dateline? A. Malacca Strait, B. Bering Strait, C. Strait of Florida, D. Strait of Gibraltar. ओके इसका ब्रॉड माइक्रो थीम इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स एंड लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है। पहले की टर्म्स डिफाइन कर लेते हैं। स्ट्रेट पानी का एक पतला सा रास्ता होता है जो दो बड़े वाटर बॉडीज को जोड़ता है, और इंटरनेशनल डेट लाइन आइडियल वो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन है जो एक कैलेंडर डे से दूसरे में चेंज को मार्क करती है। ठीक है, तो हमें वो स्ट्रेट ढूंढना है जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड के सबसे पास हो। चलो ऑप्शंस देखते हैं। ए मलक्का स्ट्रेट, ये मलेशिया और सुमात्रा के बीच में है। ये इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ता है। इसका लॉन्गिट्यूड लगभग 100 डिग्री ईस्ट है, तो 180 डिग्री से काफी दूर। सी. स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, ये फ्लोरिडा, यूएसए और क्यूबा के बीच में है। ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है, आइडियल से बहुत ही दूर। और डी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये तो स्पेन और मोरक्को के बीच में है, अटलांटिक को मेडिटेरेनियन से जोड़ता है। ये तो प्राइम मेरिडियन यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के पास है, बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, यस बेरिंग स्ट्रेट। एग्जैक्टली। बेरिंग स्ट्रेट रशिया, एशिया को अलास्का, यूएसए, नॉर्थ अमेरिका से अलग करता है, आर्कटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ता है, और 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड लाइन यानी आइडियल इसके बिल्कुल बीच से गुजरती है। तो यही हमारा आंसर है। सही है। और बेरिंग स्ट्रेट के बारे में वो लैंड ब्रिज वाली थ्योरी भी है ना? हाँ बिल्कुल, एक हाई यील्ड पेरिफेरल नॉलेज पॉइंट है। पिछले आइस एज के दौरान जब सी लेवल कम था, बेरिंग स्ट्रेट एक लैंड ब्रिज था जिसे बिरिंजिया कहते हैं। माना जाता है कि इसी रास्ते से पहले इंसान एशिया से अमेरिकाज में आए थे। वाओ, इसका कोई मेमोरी ट्रिक? इसका मेमोरी हैक है बी फॉर बेरिंग स्ट्रेट और बी फॉर बॉर्डर ऑफ द वर्ल्ड्स डेट। ये वो जगह है जहां कल आज से मिलता है। बढ़िया मिनी रिकैप। तो आइडियल 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है और बेरिंग स्ट्रेट रशिया और अलास्का के बीच में बिल्कुल इसी लाइन पर है। चलिए अब अपने प्लैनेट के कुछ बेसिक फैक्ट्स की बात करते हैं। ओके, फंडामेंटल फैक्ट्स। अगला क्वेश्चन है यूपीएससी सीएसई प्री 2005 से। क्वेश्चन 24। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1. Total land area of Earth is approximately 147.5 lakh square kilometers. 2. Ratio of land area to water area of Earth is approximately 1.4. 3. Maximum percentage of Earth's water is in the Pacific Ocean. हमें बताना है कौन से स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, इसका ब्रॉड माइक्रो थीम अर्थ स्टैटिस्टिक्स है। चलो एक एक स्टेटमेंट को आराम से चेक करते हैं। Statement 1. Total land area of Earth is approximately 147.5 lakh square kilometers. एक्चुअल लैंड एरिया है लगभग 149 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, यानी 1490 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। तो 147 का फिगर इसके बहुत पास है। यूपीएससी में ऐसे क्लोज अप्रोक्सीमेशंस को आमतौर पर सही माना जाता है। हाँ, ये रीजनेबल है, इसे हम सही मान सकते हैं। अब स्टेटमेंट 2, रेशियो ऑफ लैंड एरिया टू वाटर एरिया ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 1.4। ये एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन पॉइंट है। हमने स्कूल में पढ़ा है कि अर्थ का सरफेस 71% वाटर और 29% लैंड है। हाँ, 70-30 का रूल। एग्जैक्टली तो रेशियो हुआ लगभग 30-70 या 3.7। ये 1.23 के आसपास है। 1.4 का रेशियो तो 20% लैंड और 80% वाटर इंप्लाई करता है, जो गलत है। तो स्टेटमेंट 2 पक्का गलत है। ठीक है, 2 आउट। अब सबसे ट्रिकी वाला स्टेटमेंट 3। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अर्थ्स वाटर इज इन द पैसिफिक ओशन। यहाँ अर्थ्स वाटर का क्या मतलब है? सिर्फ समुद्र का पानी या सारा पानी? यही इस सवाल का की है। टेक्निकली अर्थ्स वाटर में सब कुछ आता है, ओशंस, ग्लेशियर्स, ग्राउंड वाटर। लेकिन एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है प्लैनेट का सबसे बड़ा सिंगल वाटर बॉडी, और वो पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन में दुनिया का आधे से ज्यादा फ्री वाटर है। तो यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में इस स्टेटमेंट को सही माना जाएगा। अच्छा, तो इस लॉजिक से स्टेटमेंट्स 1 और 3 सही हैं। हाँ, और इसमें एक पेरिफेरल नॉलेज पॉइंट ये है कि जबकि पैसिफिक में सबसे ज्यादा ओशन वाटर है, फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा रिजर्वॉयर एंटार्क्टिका की आइस शीट है। तो इस हिसाब से फाइनल आंसर सी 1 और 3 ओनली होगा। बिल्कुल। इसके लिए मेमोरी हैक सिंपल है। रेशियो के लिए बस 70-30 रूल याद रखो। 70% वाटर, 30% लैंड। इससे आप तुरंत देख सकते हो कि 1.4 का रेशियो गलत है। बढ़िया मिनी रिकैप। तो स्टेटमेंट 1 एक क्लोज इनफ अप्रोक्सीमेशन है, स्टेटमेंट 2 का रेशियो गलत है, और स्टेटमेंट 3 पैसिफिक ओशन को सबसे बड़ा वाटर मास मानते हुए सही है। चलिए अब कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं। लेट्स रैंक देम। अगला क्वेश्चन 2005 प्रीलिम से है। कॉन्टिनेंट्स को रैंक करना है। क्वेश्चन 25। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन कॉन्टिनेंट्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द परसेंटेज ऑफ अर्थ्स लैंड? ऑप्शंस है ए नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, यूरोप, बी अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, सी नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, डी अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, साउथ अमेरिका। ओके, इसका ब्रॉड माइक्रो थीम कॉन्टिनेंट्स बाय एरिया है। इसके लिए एक सॉलिड मेंटल मैप चाहिए। ओवरऑल डिक्रीजिंग ऑर्डर एरिया के हिसाब से ये है एशिया, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप और आखिर में ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इन ऑप्शंस में एशिया तो है नहीं, तो इनमें से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट अफ्रीका ही होगा, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा है। इससे ऑप्शन ए और सी तो सीधे सीधे एलिमिनेट हो गए, क्योंकि वो नॉर्थ अमेरिका से शुरू हो रहे हैं। अब बस 50-50 का गेम है। एक्सीलेंट एलिमिनेशन। अब बस बाकी के कॉन्टिनेंट्स को आराम से प्लेस करना है।
अफ्रीका सेकंड के बाद आता है नॉर्थ अमेरिका थर्ड, फिर साउथ अमेरिका फोर्थ। यूरोप काफी छोटा है, वो 6th नंबर पर आता है। अच्छा, यूरोप साउथ अमेरिका से भी छोटा है? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो सही सीक्वेंस हुआ अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका और आखिर में यूरोप। ये तो ऑप्शन बी से बिल्कुल मैच कर रहा है। ऑप्शन डी इसलिए गलत है क्योंकि उसमें यूरोप को साउथ अमेरिका से पहले रखा है। करेक्ट। और एक हाई यील्ड पेरिफेरल नॉलेज, पॉपुलेशन के हिसाब से ऑर्डर बिल्कुल अलग है। एशिया, अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और बाकी। देखो, यूरोप एरिया में छोटा है पर पॉपुलेशन में तीसरे नंबर पर आ जाता है। हाँ, इसको याद रखने का कोई मेमोरी हैक? विजुअल मेमोरी सबसे अच्छी है। मैप सोचो, एशिया सबसे बड़ा है, अफ्रीका क्लियर नंबर 2, फिर अमेरिका, इसको एक ब्लॉक सोचो, बड़ा भाई नॉर्थ ऊपर, छोटा भाई साउथ नीचे, फिर एंटार्क्टिका और आखिर में 2 सबसे छोटे, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। सही है। मिनी रिकैप। तो दिए गए ऑप्शंस के लिए करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर है अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, यानी ऑप्शन बी। चलिए अब एक मशहूर वोल्केनो को ढूंढते हैं। लेट्स फाइंड इट। अगला सवाल 2005 प्रीलिम्स से, क्वेश्चन 26। वेयर इज माउंट सेंट हेलेंस सिचुएटेड? ऑप्शन ए चिली, बी जापान, सी फिलीपींस, डी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है फेमस वॉल्केनोज एंड देयर लोकेशंस है। माउंट सेंट हेलेंस एक एक्टिव स्ट्रैटो वॉल्केनो है। ये 1980 में अपने जबरदस्त इरप्शन के लिए दुनिया भर में फेमस है। ये एक डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। ऑप्शंस देखें तो चिली, जापान और फिलीपींस, ये तीनों पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर हैं और यहाँ बहुत वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, तो ये अच्छे डिस्ट्रैक्टर्स हैं। बिल्कुल, तीनों ही वॉल्केनिकली एक्टिव देश है, लेकिन माउंट सेंट हेलेंस स्पेसिफिकली वॉशिंगटन स्टेट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, तो ऑप्शन डी सही है। राइट। और ये कैस्केड वोल्केनिक आर्क का हिस्सा है। करेक्ट। कैस्केड आर्क पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का ही एक सेगमेंट है। इस रिंग ऑफ फायर में दुनिया के 75% वॉल्केनोज और 90% अर्थक्वेक्स होते हैं। तो जबकि सारे ऑप्शंस रिंग ऑफ फायर पर हैं, माउंट सेंट हेलेंस इस लिस्ट में यूएसए से है। इसको सही जगह से कैसे जोड़कर याद रखें? एक मेमोरी हैक है। सेंट हेलेंस नाम थोड़ा इंग्लिश साउंड करता है। इसका नाम एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर ने एक ब्रिटिश डिप्लोमैट लॉर्ड सेंट हेलेंस के नाम पर रखा था। और वैंकूवर शहर जिसके नाम पर एक्सप्लोरर था, वो कनाडा यूएसए बॉर्डर पर है, बिल्कुल वॉशिंगटन स्टेट के पास। ये कनेक्शन हेल्प कर सकता है। बढ़िया। मिनी रिकैप। तो माउंट सेंट हेलेंस यूएसए के वॉशिंगटन स्टेट में एक फेमस एक्टिव वोल्केनो है। अब इन ज्वालामुखियों से निकलने वाले और दूसरे तरह के पत्थरों की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट रॉक्स। अगला सवाल है रॉक्स के बारे में, यूपीएससी सीएससी प्री 2001 से, क्वेश्चन 27। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सेडिमेंटरी रॉक्स। 1. Sedimentary rocks are formed at the Earth's surface by the hydrological system. 2. The formation of sedimentary rocks involves the weathering of pre-existing rocks. 3. Sedimentary rocks contain fossils. 4. Sedimentary rocks typically occur in layers. सवाल है, which of these statements are correct? ठीक है, इसका ब्रॉड माइक्रो थीम रॉक साइकिल एंड टाइप्स ऑफ रॉक्स है। ये क्वेश्चन सेडिमेंट्री रॉक्स के फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के बारे में है। नाम में ही क्लू है, ये सेडिमेंट से बनते हैं, छोटे छोटे टुकड़े जो जमा होकर रॉक बन जाते हैं। समझा। तो ये नेचर के कंक्रीट जैसा है। चलो स्टेटमेंट्स चेक करते हैं। स्टेटमेंट 1, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड एट द अर्थ सरफेस बाय द हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम। हाँ, सेडिमेंट्स को पानी, हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम, हवा या बर्फ ट्रांसपोर्ट करके डिपॉजिट करते हैं। ये सारा प्रोसेस अर्थ के सरफेस पर होता है, तो ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2, द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स इन्वॉल्व्स द वेदरिंग ऑफ प्री-एक्जिस्टिंग रॉक्स। बिल्कुल, ये सेडिमेंट्स आते कहाँ से हैं? पुराने रॉक्स, इग्नियस, मेटामॉर्फिक या दूसरे सेडिमेंट्री के टूटने से, उसी को वेदरिंग कहते हैं, तो ये भी सही है। स्टेटमेंट 3, सेडिमेंट्री रॉक्स कंटेन फॉसिल्स। ये इनकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जब सेडिमेंट्स के लेयर्स जमा होती हैं, तो उनके बीच में पौधों और जानवरों के रिमेन्स फंस जाते हैं, जो लाखों साल बाद फॉसिल्स बन जाते हैं, तो ये भी सही है। अच्छा, तो फॉसिल सिर्फ इन्हीं रॉक्स में मिलते हैं? हाँ, ये एक पेरिफेरल नॉलेज पॉइंट है। इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक्स में फॉसिल्स नहीं मिलते, क्योंकि उनके बनने में इतनी ज्यादा हीट और प्रेशर होता है कि कोई भी ऑर्गेनिक रिमेन नष्ट हो जाएगा। गॉट इट। और आखिरी स्टेटमेंट 4, सेडिमेंट्री रॉक्स टिपिकली अकर इन लेयर्स। हाँ, ये तो उनकी पहचान है। सेडिमेंट्स लेयर्स में जमा होते हैं, जिन्हें स्ट्रैटा कहते हैं, इसलिए इन रॉक्स को लेयर्ड रॉक्स भी कहते हैं। ये भी सही है। तो चारों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। हाँ, इसलिए आंसर है डी, 1, 2, 3 और 4। इसको विजुअलाइज करने का कोई आसान तरीका एक मेमोरी हैक है। सेडिमेंट्री वर्ड को सेडिमेंट से जोड़ो। सोचो, एक झील के तले में रेत और मिट्टी के लेयर्स जमा हो रहे हैं। टाइम के साथ ये लेयर्स बढ़ती जाती हैं, अपने बीच में मरी हुई मछलियों जो फॉसिल्स बन जाती हैं को फंसा लेती हैं और आखिर में पत्थर बन जाती हैं। बहुत बढ़िया। मिनी रिकैप। तो चारों स्टेटमेंट्स, सरफेस फॉर्मेशन, वेदरिंग ओरिजिन, फॉसिल्स की मौजूदगी और लेयर्ड स्ट्रक्चर सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में बिल्कुल सही हैं। चलिए अब एक ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां कोई ज्वालामुखी ना हो। लेट्स फाइंड अ क्वाइट प्लेस। अगला सवाल 2001 प्रीलिम्स से, क्वेश्चन 28। वोल्केनिक इरप्शंस डू नॉट अकर इन ए बाल्टिक सी, बी ब्लैक सी, सी कैरेबियन सी, डी कैस्पियन सी। इसका ब्रॉड माइक्रो थीम प्लेट टेक्टोनिक्स एंड वोल्केनिज्म है। यहाँ कोर कॉन्सेप्ट है प्लेट टेक्टोनिक्स। दुनिया के ज्यादातर वोल्केनोज
टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज पर होते हैं, जहां प्लेट्स टकराती हैं, अलग होती हैं या एक दूसरे के नीचे जाती हैं। तो सवाल ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन से समंदर किसी एक्टिव प्लेट बाउंड्री पर नहीं है। ओके, तो हमें इस लिस्ट में सबसे जियोलॉजिकली बोरिंग समुद्र ढूंढना है। चलो एक्टिव वालों से शुरू करते हैं। कैरेबियन सी नॉर्थ अमेरिकन और कैरेबियन प्लेट्स की एक्टिव बाउंड्री पर है। वहां बहुत से एक्टिव वॉल्केनोज हैं। ब्लैक सी और कैस्पियन सी भी एक कॉम्प्लेक्स टेक्टोनिक जोन का हिस्सा है, जहां यूरेशियन, अरेबियन और अफ्रीकन प्लेट्स इंटरैक्ट करते हैं। ये एरिया भी वॉल्केनिकली एक्टिव है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, ए, बाल्टिक सी। एग्जैक्टली। बाल्टिक सी जो नॉर्दर्न यूरोप में है, एक इंट्रा प्लेट सी है, मतलब ये यूरेशियन प्लेट के बिल्कुल बीच में है, किसी भी एक्टिव बाउंड्री से बहुत दूर। ये जियोलॉजिकली बहुत स्टेबल और शांत है, इसीलिए वहां वोल्केनिक इरप्शंस नहीं होते। सिंपल। इसका कोई हैक? मेमोरी हैक सिंपल है। बाल्टिक इक्वल्स बोरिंग जियोलॉजिकली, बाकी सब एक्टिव प्लेट बाउंड्रीज पर है जहां सारा एक्शन होता है। ठीक है, मिनी रिकैप। तो वॉल्केनोज प्लेट बाउंड्रीज पर होते हैं, बाल्टिक सी एक प्लेट के बीच में है, इसलिए वहां इरप्शंस नहीं होते, और जहां वॉल्केनोज हैं वहां अर्थक्वेक्स भी होते हैं। तो चलिए अगले सवाल पर। लेट्स डिकोड अर्थक्वेक्स। अब हम आखिरी कुछ सवालों पे हैं। ये क्वेश्चन अर्थक्वेक्स पर है 2001 प्रीलिम से। क्वेश्चन 29। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अर्थक्वेक्स। 1. Intensity of earthquake is measured on Mercalli scale. 2. Earthquake's magnitude is the measurement of energy released. 3. Magnitude of earthquake depends directly upon the amplitude of earthquake waves. 4. Every integer on Richter scale shows 100 times increase in energy released. हमें बताना है कौन से स्टेटमेंट सही हैं। ओके, इसका ब्रॉड माइक्रो थीम साइज्मोलॉजी मेजरिंग अर्थक्वेक्स है। यहाँ की कॉन्सेप्ट है इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड के बीच का फर्क समझना। इंटेंसिटी है इफेक्ट, यानी कितना झटका लगा, कितना नुकसान हुआ, ये सब्जेक्टिव है। मैग्नीट्यूड है कॉज, यानी अर्थक्वेक के सोर्स पर टोटल कितनी एनर्जी रिलीज हुई, ये ऑब्जेक्टिव है। समझा। इंटेंसिटी इक्वल्स डैमेज, मैग्नीट्यूड इक्वल्स एनर्जी। चलो इस क्लैरिटी से स्टेटमेंट्स चेक करते हैं। स्टेटमेंट 1, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन मर्कैली स्केल। हाँ, मर्काली स्केल इफेक्ट्स को मेजर करता है। बिल्कुल सही। स्टेटमेंट 2, earthquake's magnitude is the measurement of energy released. हाँ, ये भी सही है, जैसा हमने अभी डिस्कस किया। Statement 3, magnitude of earthquake depends directly upon the amplitude of earthquake waves. ये भी सही है। रिक्टर मैग्नीट्यूड साइज्मिक वेव्स के मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लॉगरिथम से कैलकुलेट होता है। बड़ी वेव्स मतलब बड़ा मैग्नीट्यूड। अब आखिरी वाला जो ट्रैप लग रहा है। Statement 4, every integer on Richter scale shows 100 times increase in energy released. और ये ट्रैप ही है। रिक्टर स्केल लॉगरिथमिक है, इसमें एक नंबर का इंक्रीज, जैसे 5 से 6, एम्पलीट्यूड में 10 गुना इंक्रीज दिखाता है। अच्छा, 10 गुना। हाँ, लेकिन एनर्जी रिलीज में लगभग 32 गुना इंक्रीज होता है, 100 गुना नहीं। 100 गुना तो बिल्कुल गलत है, तो स्टेटमेंट 4 इनकरेक्ट है। समझ गया। तो इसका मतलब स्टेटमेंट्स 1, 2 और 3 सही हैं। जी, तो ऑप्शन ए आंसर है। करेक्ट। इसके लिए एक मेमोरी हैक है, याद रखो। M फॉर मर्काली और M फॉर मिसचिफ डैमेज, R फॉर रिक्टर और R फॉर रिलीज ऑफ एनर्जी। और रिक्टर के मैजिक नंबर्स याद रखो। 1 स्टेप इज इक्वल टू 10x एम्पलीट्यूड, लेकिन 32x एनर्जी। बढ़िया। मिनी रिकैप। तो इंटेंसिटी वर्सेस मैग्नीट्यूड का फर्क समझना जरूरी है। चौथा स्टेटमेंट एनर्जी फैक्टर में गलत था, वो 32 गुना है, 100 गुना नहीं। चलिए अब आज का आखिरी सवाल करते हैं। द फाइनल वन। और अब आज का आखिरी सवाल एक और वॉल्केनो मैचिंग क्वेश्चन 2001 प्रीलिम्स से। क्वेश्चन 30, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। लिस्ट 1 वॉल्केनो, ए माउंट रेनियर, बी एटना, सी पारिकटन, डी ताल। लिस्ट 2 कंट्री, 1 इटली, 2 मेक्सिको, 3 फिलीपींस, 4 यूएस। ठीक है, इसका ब्रॉड माइक्रो थीम फेमस वॉल्केनोज एंड देयर लोकेशंस है। चलो इन फेमस वॉल्केनोज को जल्दी से मैच करते हैं। हाँ, माउंट रेनियर ये एक बड़ा वॉल्केनो है जो सियाटल शहर के पास है। ये वॉशिंगटन यूएसए में है। तो ए का मैच है 4। करेक्ट। और ये दुनिया के सबसे खतरनाक वॉल्केनोज में से एक माना जाता है। बी एटना, ये इटली में है, सिसिली में, दुनिया के सबसे एक्टिव वॉल्केनोज में से एक। तो बी का मैच है 1। बिल्कुल, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। सी पैरिकुटन, इसकी कहानी तो कमाल की है। ये 1943 में एक किसान के खेत से निकल आया था। ये मेक्सिको में हुआ था। तो सी का मैच है 2। हाँ, इसकी वजह से साइंटिस्ट ने एक वॉल्केनो की पूरी लाइफ साइकिल उसके जन्म से लेकर खत्म होने तक डॉक्यूमेंट की। वाओ। और आखिरी डी ताल, ये एक झील के अंदर एक आइलैंड पर है। अ वॉल्केनो इन अ लेक ऑन एन आइलैंड। ये फिलीपींस में है, मनीला के पास। तो डी का मैच है 3। करेक्ट, ये फिलीपींस का दूसरा सबसे एक्टिव वॉल्केनो है। तो सही सीक्वेंस हुआ A4, B1, C2, D3। ये ऑप्शन बी से मैच करता है। इसकी एक आखिरी मेमोरी हैक, रेनियर रेनी जैसा साउंड करता है और वॉशिंगटन स्टेट बारिश के लिए फेमस है। एटना और इटली दोनों के आखिर में आ साउंड है। पारिक्यूटन का नाम मैक्सिकन लगता है और ताल फिलीपींस का एक फेमस लैंडमार्क है। परफेक्ट। मिनी रिकैप,
तो ये आखिरी टेस्ट था वोल्केनो नॉलेज का। सही मैचिंग है माउंट रेनियर यूएसए, एटना इटली, पारिक्यूटिन मैक्सिको और ताल फिलीपींस। फ्यू, क्या जबरदस्त मैराथन सेशन था। तो दोस्तों आज हमने 15 सुपर इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी एमसीक्यूज को पूरी तरह से डिकोड कर लिया है। हाँ, हमने इक्वेटर के रास्ते से लेकर अर्थ के कोर तक का सफर तय किया। हमने समझा कि कैसे हवाएं और समुद्री करंट्स मिलकर डेजर्ट बनाते हैं और कैसे टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत से ज्वालामुखी फटते हैं। उनके घर तक पहुंचाया। सबसे बड़ी सीख ये है, ज्योग्राफी सिर्फ फैक्ट्स रटना नहीं है, ये पैटर्न्स और कनेक्शंस को समझने का साइंस है। बिल्कुल। और इसी के साथ हम आपके लिए एक आखिरी विचार छोड़कर जा रहे हैं। आज हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और प्लेट टेक्टोनिक्स की बात की। ये फोर्सेस इतिहास नहीं है, ये अभी इसी वक्त हो रही हैं। अटलांटिक ओशन धीरे धीरे चौड़ा हो रहा है और पैसिफिक ओशन सिकुड़ रहा है। तो आपके लिए सवाल ये है, आज से 50 मिलियन साल बाद क्या अर्थ पर एक नया सुपर कॉन्टिनेंट बनेगा? जियोलॉजिस्ट ने उसे एक नाम भी दिया है, पंजिया अल्टिमा। अगर वो बनता है तो वो कैसा दिखेगा और उस फ्यूचरिस्टिक मैप पर इंडिया का लैंडमास कहाँ होगा? अपने फ्यूचरिस्टिक मैप्स और थियरीज को नीचे कमेंट्स में शेयर कीजिए। सोचते रहिए, सवाल पूछते रहिए। अगली बार तक के लिए ये था द डीप डाइव। क्या आपने कभी सोचा है कि समंदर की लहरों में